এবারে পালক ব্যবহার করে অনেকে, বাট পালকের মধ্যে কি হয় অনেক দিন আটকে স্টিকি হয়ে আটকে যায়, সেইটা হবে না যদি একটু জল দিও। এটা এইভাবে हम लोग अभी आप लोग देखें हैं, जैसे देसी मागुर का हम लोग स्ट्रिपिंग किया, एक फर्टिलाइज किया, एक को सफा किया, सफा करने के बाद हम लोग अभी फ्लो थ्रो सिस्टम में उसको डाले हुए हैं। और इसमें फ्लो थ्रो सिस्टम में हम लोग अभी जो सिस्टम शुरू में दिखाए थे उसमें अभी अंडा को छोड़े हैं, और अंडा का एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको नेट के ऊपर करना चाहिए। ऐसा नहीं एक तरफ जाके सब अंडा छोड़ दिया एक के ऊपर एक, तो अंडा अनफर्टिलाइज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम हल्का सा पानी का फ्लो आप देख सकते हैं, हम लोग दिए हैं फ्लो थ्रो सिस्टम में। इसके ऊपर अभी वो फ्लो थ्रो सिस्टम चलता रहेगा, और इसका जो समय है कितना समय के अंदर हैच होगा वो दादा आप लोग को अभी बताएंगे। हाँ, ये फर्टिलाइज एग हैच करेंगे मिनिमम 24 आवर्स मिनिमम लगेगा टाइम। कोई कोई टाइम में 30 घंटा 30 आवर्स से भी ज्यादा टाइम लगते हैं। अगर सडन बारिश हो गए, टेम्परेचर फल कर गए, उसी टाइम में कोई कोई टाइम में 36 आवर्स तक लग सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये फ्लो थ्रू सिस्टम चालू रहेगा उसी टाइम तक। क्या होगा, वो जो छोटा छोटा वाला जो हैचलिंग्स आएगा वो ये नेट के नीचे अपना ही आप उसको नीचे जमा हो जाएगा, और ये जो कॉर्नर है ना एक्वेरियम का, वो कॉर्नर में जमा हो जाएगा। हम लोग उसको कलेक्ट करके दूसरा सिस्टम में लेके जाएंगे। तो आप लोग को दो चीज थोड़ा सा क्लियरली समझना है। एक है आपके जितने अच्छे टेम्परेचर के रेंज होंगे उतना अच्छा आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग और द हैचिंग परसेंटेज भी अच्छा होगा। टेम्परेचर के यहाँ पर मेजर रोल है। जितना टेम्परेचर अच्छा होगा कम समय में आपका बच्चा निकलेगा। जितना टेम्परेचर लो होगा, बारिश हो गया, टेम्परेचर लो है, उसमें सर ने जैसे बोले हैं 30 आवर्स से 36 आवर्स तक भी जा सकते हो, कभी कभी उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो आपके सिस्टम को काफी क्लोजली आपको क्लोज आई से ऑब्जर्वेशन करना है। क्या हो रहा है हर घंटा में 2-3 घंटा में, उसका भी आपको ऑब्जर्वेशन रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो हम अंडा छोड़ दिए, पानी का फ्लो मेरा ज्यादा हो गया, मेरा अंडा सब बाहर आ गया। यहाँ पर जो नेट हम लोग यूज किए हैं उसके ऊपर को हम अंडा को यूनिफॉर्म ढंग से भी छोड़ दिए हैं। जो बच्चा अंडा से हैच होके आएगा वो नेट के नीचे एक्वेरियम के 4 कोना में हमेशा जमा रहेगा। हम लोग जानते हैं सिंगी और मागुर और कैटफिश में जितने सारे हैं उनके एक हाइडिंग नेचर है। बेबी के टाइम में वो लोग हमेशा हाइडिंग नेचर पसंद करते हैं, और काफी लाइट वो लोग पसंद नहीं करते। जितना लाइट आप कम मेंटेन करके रखेंगे उतना अच्छा है। आप जो घर के अंदर में आप देख रहे हैं ये काफी लो कॉस्ट सिस्टम वाले हैं प्रोसेस। यहाँ पर आप देखिए लाइट भी बहुत कम है, सिस्टम भी आपके ये हैं, और होल प्रोसेस जो आपके हैं यहाँ के, तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है टेम्परेचर। डायरेक्ट सन लाइट उसके ऊपर ना पड़े, टेम्परेचर की चीज आपको अच्छा से देखना है। और जिस पानी में हम लोग अभी मछली छोड़ के रखे हैं उसके पानी की क्वालिटी सही ढंग से हो, इसलिए हम लोग अभी आपका इसका पीएच टेस्ट करके बताएंगे उसमें क्या पीएच है। जैसे आपको भी आइडिया होना चाहिए पीएच के ऊपर भी बहुत सारे हैचिंग परसेंटेज डिपेंड करते हैं। और दोनों चीजें आपको ये टीडीएस लिखा है, टीडीएस अच्छा। और एक चीज जो सर बोलना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हैचरी सिस्टम में, वो है वाटर हार्डनेस। वाटर हार्डनेस थोड़ा कम होना चाहिए हैचरी का पानी में, 200 से नीचे होना चाहिए। अगर 60 से नीचे होगा तो सबसे अच्छा होगा। सिंगी 160 to 200 तक हार्डनेस में सिंगी का हैच होगा, लेकिन मागुर का 160 एक्टस करने के बाद कोई कोई टाइम में कुछ कुछ मछली होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए 100 से नीचे होना चाहिए मागुर के लिए। और जो दो चीज आपको बता रहेंगे, मागुर अंडे ये उसमें नेट का ऊपर बिछाने के बाद
आपको क्या होगा, हर 1-1.5 घंटा अंतर जो अनफर्टिलाइज एग उसका कलर हो जाएगा ओपेक, व्हाइट इस कलर हो जाएगा, उसको आप इस तरह से एक ड्रॉपर को साथ आपको उस अंडे को खींच करके सिस्टम को बाहर फेंकना होगा। अदरवाइज क्या होगा, उसमें जो फंगल बैक्टीरियल कंटामिनेशन होगा, बेसिकली फंगल कंटामिनेशन जो होगा, उस अच्छे अंडे को पास जो जितना अंडे है वो सब अच्छे क्वालिटी अंडे भी नष्ट हो जाएगा ड्यू टू वो फंगस इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको हर 1-1.5 घंटा अंतर आपको ये छोटा सा ये ड्रॉपर को साथ जितना अनफर्टिलाइज एग जिसका कलर व्हाइट सादा हो जाएगा उसको निकालना होगा, सिस्टम का बाहर फेंकना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और टेम्परेचर और थर्ड जो चीज है, देखिए आप हमारा ये जो सिस्टम देखिए, ये टोटल जो घर है हम तो इस सेटअप को उस साइड में कर सकते हैं। दूसरा जो चीज है, इसका ऊपर में जो विंड का जो फ्लो, ऐसा विंड का फ्लो होना चाहिए, क्योंकि विंड का फ्लो जब हल्का से होगा तब कोई इसका अंदर जो टेम्परेचर और डिजल्व ऑक्सीजन लेवल अपना ही आप उसमें ज्यादा हो जाएगा। বাংলায় বলছি, এমন জায়গায় হ্যাচারি করবেন না যে ঘরটায় ঢুকলে আপনার নিজের গরম মনে হবে, গুমট মনে হবে। হালকা একটা হাওয়া চলবে সেই জলের উপর দিয়ে, যেখানটা আপনি এই হ্যাচিং সিস্টেমটাকে রাখবেন, এবং টেম্পারেচারটা যাতে কম্পারেটিভলি কম থাকে। মানে 36 ডিগ্রির উপর টেম্পারেচার চলে গেলে জলের নিজস্ব অক্সিজেন ধরে রাখার ক্ষমতা, যেটাকে বলা হয় আমরা ডিজলভ অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি, সেই ডিজলভ অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটিটাই কমে যায়। যতই অক্সিজেন থাকুক না কেন অক্সিজেনটা জলে মিশতে পারে না। তো আপনাকে সবসময় চেষ্টা করতে হবে কি জলের টেম্পারেচারটা যেন 32-এর উপরে না যায়। নর্মালি আমরা একটা থাম্ব রুল হিসাবে ধরে কি যে আমার নেচারের টেম্পারেচার যা থাকবে জলের টেম্পারেচার তার থেকে 2 থেকে 3 ডিগ্রি কম থাকে। তো এই জিনিসটাকে মাথায় রাখতে হবে। মানে ব্রিডিং সেটআপটাকে এমন একটা জায়গা করবেন যেন সেই জায়গার উপর দিয়ে পর্যাপ্ত হাওয়াটা চলে আর গুমট পরিবেশ যেন সেখানে না হয়। এই দুটো জিনিসকে মাথায় রাখবেন। আর ওই সাদা ডিম, যে কটা ডিম সাদা হয়ে যাচ্ছে, যতগুলো ডিম আপনি তুলে নিতে পারবেন আপনি ততগুলো মানে বেশি আপনার ফার্টিলাইজেশন রেট হবে। শিঙির এত প্রয়োজন হয় না কেন, শিঙি 21-22 ঘন্টা পরেই আপনার বাচ্চা বেরিয়ে যায়। মাগুর কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বেরোলে 24 ঘন্টা লাগবে, আদারওয়াইজ আপনি 28 থেকে 30 ঘন্টায় আপনি 70% বাচ্চা বেরোতে দেখবেন। 32 ঘন্টা পরে 100% বাচ্চা বেরোবে যতগুলো বেরোনোর কথা। কখনো কখনো টেম্পারেচার ফল করে আমি 36 ঘন্টা পরেও বাচ্চা বেরোতে দেখেছি। এই যে আপনারা অনেকে যারা অন্য জায়গা থেকে মাছ কিনতে গিয়ে মনে মনে ভাবেন এই লোকটা বোধহয় সত্যিই আমাকে ঠকিয়ে দিল, এই ছোট বড় মাছ মিশিয়ে দিয়েছে, 5 মেশালি মাছ মিশিয়ে দিয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণই হচ্ছে এই যখন বাচ্চা বেরোচ্ছে, কোনো একটা বাচ্চা যে ডিমটা সব থেকে বেশি ম্যাচিওর সেই বাচ্চাটা কিন্তু 24 ঘন্টা বেরিয়ে যাচ্ছে। আর যে সেমি ম্যাচিওর ইম্যাচিওর, আমি যখন চাপ দিয়ে ডিমটা বার করছি, ওর নর্মাল ব্রিডিং এর সময় ওর মা কিন্তু একটা সিজনে 2-3 ডিম দেয়। ও কিন্তু যে কটা ডিম ম্যাচিওর কেবলমাত্র সেই কটা ডিম কি নর্মাল ব্রিডিং এ ছাড়ে। ওর পেটে 10,000 ডিম থাকতে পারে, যদি 3,000 ডিম ও ম্যাচিওর মনে করবে ও সব 3,000 ডিমই দেবে। কিন্তু আমি যখন স্ট্রিপিং ব্রিডিং করছি আমি তখন কি করছি, হরমোন ইনজেকশন করে আমি তো চাপ দিয়ে সবটা বার করে দিচ্ছি ডিম। তো সেখানে ফুল 100% ম্যাচিওর ডিমও যেমন বেরোচ্ছে, আবার 70 to 80% ম্যাচিওর ডিমটাও বেরোচ্ছে। এবার দেখবেন এই 80% যে ডিমটা ফুল ম্যাচিওর সেইটা দেখবেন ওই 28 ঘন্টার ভেতর বেরিয়ে গেল বাচ্চাটা। যেটা মানে তার থেকে কম ম্যাচুরিটি স্টেজে আছে তার বাচ্চা বেরোতে ওই 30-32 ঘন্টা লেগে যাচ্ছে। সমস্যা কোথায় হবে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি এখনই বলে দিচ্ছি। লার্ভাল লেয়ারিং এর সময় আপনি যদি ভালো মানের বাচ্চা করতে চান, ঠিক 28 ঘন্টার মাথায় যে কটা বাচ্চা হয়েছে ওই বাচ্চাটাকে সাইফন করে অন্য একটা চেম্বারে দিয়ে দিন। ওই বাচ্চাটা হচ্ছে 100% ম্যাচিওর ডিমের বাচ্চা, ওই বাচ্চাটায় কোনো মর্টালিটি আসবে না, ওই বাচ্চার কোনো রোগ আসবে না। কিন্তু আপনি যদি ওই 32 ঘন্টা চালালেন, তারপরে যে কটা বাচ্চা হলো তখন কি হলো, অপুষ্ট বাচ্চাটাও মিশে গেল আপনার এই ভালো বাচ্চার সঙ্গে। ওই বাচ্চাটা দেখবেন আপনি ওই
4-5 দিনের মধ্যে ওই আজ 10টা কাল 20টা কাল 50টা করে মরতে শুরু করছে। ও যেই মরা শুরু করবে ওর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস চলে আসবে। ওই ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস তখন কি করবে, অন্য যে ভালো মাছটা রয়েছে এরা তো কন্টিনিউয়াসলি কি করছে, জলে বেঁচে থাকার জন্য কানকর দিয়ে মুখ দিয়ে জল নিচ্ছে, কানকর দিয়ে জলটাকে বাইপাস করছে। ওই ব্যাকটেরিয়াটা তো গোটা সিস্টেমে আপনার মিশে যাচ্ছে, তখনই ও একটা সুস্থ মাছের শরীরে চলে যাবে। এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আপনারা সবাই যেটা করছে, গন্ডগোলটা যেটা করছে, বাজারে যাচ্ছে হঠাৎ করেই ছেলে মাছ পেয়ে গেল, মেয়ে মাছ পেয়ে গেল, নিয়ে চলে এলো, এসে গাট করে ইঞ্জেকশন দিয়ে ব্রিডিং করে ফেলছে। ম্যাক্সিমাম তারা হয়ে যাচ্ছে ভাই বোনের বাচ্চা, ইনব্রিডিং যেটাকে আমরা বলছি। এবং দেখবেন আপনি ইনব্রিডিং এর যত বাচ্চা হবে সেই বাচ্চার ভেতর আমি এমনও দেখেছি আপ টু 80% বিকলাঙ্গ বাচ্চা হবে। তো ইনব্রিডিং কখনো করবেন না। আমি আমার 18 বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আপনি যদি একজন সাকসেসফুল অনেস্ট আপনি এন্টারপ্রেনার হতে চান, আপনি এপ্রিল মাসে শুধু ছেলে মাছ কিনে রাখুন বাজার থেকে, আপনার যদি নাও থাকে ছেলে মাছটাকে আগে স্টক করে দিন, মেয়ে মাছ আপনি নিজে তৈরি করুন অথবা বাজার থেকে নিয়ে আসুন। আপনি এটা এই সিস্টেমটাকে শুধু নিলে কি হবে, আপনার প্যারেন্ট লাইনটা আলাদা হয়ে যাবে, ছেলের লাইন যা হলো ব্লাড লাইন তার যা, আর মা মাছের ব্লাড লাইন যা সেটা আলাদা হয়ে যাবে। ম্যাক্সিমাম হ্যাচারি আপনাকে দাম করে বলছি শিঙি এবং মাগুরের এটা মেনটেন করে না। তারা ওই 2-4 হাজার মাছ কারো কাছ থেকে কিনে নিচ্ছে, তার থেকে মেরে কেটে হয়তো 1-150 মাছ হলো, তার ভেতর ছেলে মেয়ে থাকছে, আরে দাদা আমার দারুণ ডিম হচ্ছে, দারুণ মেল হচ্ছে, ওই তুলছে আর তুলে ইঞ্জেকশন মারছে আর বাচ্চা করে দিচ্ছে। এবং বেসিক্যালি এই ইনব্রিডিং এর জন্য কি হবে, এই বাচ্চাটা যখন পরবর্তী ক্ষেত্রে একজন চাষি পালন করবে সে কিন্তু প্রপার গ্রোথ কখনো পাবে না। আর আপনার ওই বাচ্চাটাকে বাঁচাতে গিয়ে আপনার ঘাড় হিম হয়ে যাবে। আমি বলছি আপনারা অনেস্টলি শুধুমাত্র প্যারেন্ট লাইন চেঞ্জ করে ব্রিডিং করবেন, দেখবেন সেই বাচ্চার কোনো রোগ নেই। আর মেন ক্লু আপনাদের দিয়ে দিলাম, 28 ঘন্টার মধ্যে যে কটা বাচ্চা এলো সেই বাচ্চাটাকে তুলে নিন, অন্য একটা সিস্টেমে রেখে দিন। ওই বাচ্চাটার মানে 2% মর্টালিটি কখনো আসবে না। আর বারবার বলছি, দেশি মাছের সাইজ সবসময়ের জন্যই 3 থেকে 4টে মানের হবে। কোনো মাছ দেখবেন আঙুল সাইজ হয়ে গেছে, কোনো মাছ দেখবেন 1 ইঞ্চিও রয়ে গেছে, এটা তাদের নর্মাল মানে ফিজিওলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, এটাই হয়। দেশি হাইব্রিড বা বিদেশি মাগুর যেটাকে বলেন, মূলত ক্ল্যারিয়াস গ্যারিপিনাস এবং ক্ল্যারিয়াস ম্যাক্রোসেফালাসের ক্রসব্রিড যে মাছ, সেটা যদি কোনো একটা গামলায় 10টা মাছ থাকে দেখবেন 8টা মাছের সাইজ এক, ক্রসব্রিড মাছেরও দেখবেন এক। কিন্তু দেশি মাছের এই 4-5 রকম হবে। এটার পিছনে যেমন ডিমের ম্যাচুরিটি একটা দেয়, আর একটা দায়ী হচ্ছে সেক্স। মাছেদের ক্ষেত্রে ফিমেলদের গ্রোথ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হয়, রাদার মেলেরা ছোটই হয়। এবার আপনার যেটা ত্রুটি হয়ে যাবে, আপনি যদি কাউকে বেছে বেছে যখন বিক্রি করবেন, আপনি যদি শুধু ফিমেল মাছ কটাকে দিয়ে দেন, সেই চাষিও লোকসান হবে। কেন না, দেখুন মাছের গ্রোথ হরমোন ক্ষরণের পাশাপাশি সেক্স হরমোনেরও ক্ষরণ হতে চায়। যদি আপনার সিস্টেমে থাকা মাছগুলো সবাই দেখে যে আমরা সবাই মহিলা, তো সেও তো 1 বছর পরে ম্যাচুরিটিতে এসে প্রজননের সঙ্গী খুঁজবে। তো সে যখন কারণ পুরুষের অনুপস্থিতি তার সামনে হবে, তার কোনো সেক্স হরমোন ডেভেলপই করবে না। সেক্স হরমোন যদি ডেভেলপ না করে, তার গ্রোথ হরমোনের ক্ষরণও অটোমেটিক্যালি কমে যাবে, ফলে সে কোনোদিন স্টান্টেড গ্রোথ পাবে না। হ্যাঁ, খুব ছোট বিষয় বাট অত্যন্ত সেন্সিটিভ বিষয়। এবং কোনোদিনই মাগুরের বাচ্চা আপনাদের কাছে জোড়হাত করে অনুরোধ করছে, আপনারা এন্টারপ্রেনার হবেন, কোনোদিন মাগুরের বাচ্চাকে 45 দিনের আগে কোনো চাষিকে দেবেন না। মাগুরের প্রথম রোগ আসবে দেখবেন 8 থেকে 12 দিনে, আর দ্বিতীয় রোগটা আসবে হচ্ছে 28 থেকে 31 দিন বয়সে। এবং এই 28 থেকে 31 দিন বয়সটাকে পার না করে আপনারা মানে মাছ চাষিদেরকে যদি দেন, দেখবেন ওই বয়সে যে চাষি একবার ইনভেস্ট করছে তার যদি মাস মর্টালিটি হয়ে যায়, সেই চাষি কিন্তু দ্বিতীয়বার আর ওই চাষটা করবে না। আপনার হ্যাচারি রেপুটেশনও খারাপ হবে, আবার আপনি একজন আপনার গুড কাস্টমারকে হারাবেন। তো অবশ্যই আপনি 35 দিনের আগে কখনো যেন কোনো চারা কাউকে দেবেন না। হ্যাঁ, শিঙি 35 দিনে একদম চাবুক বাচ্চা হয়ে যাবে, আপনার 90% বাচ্চা বাঁচবে 35 দিন অ্যাক্রস করে দিলে। যদি যত বেশি দিতে পারবেন তত ভালো, বেশি রেয়ারিং সিস্টেমটা আমরা যাচ্ছি
দেখাচ্ছি আপনাদের কত লো কস্টে কিভাবে রাখা হচ্ছে। ওরা যে হ্যাঁ আমাদের অন্ধকার পছন্দ করে, কি সুন্দর পরিবেশ পছন্দ করে, সেই সিস্টেমগুলো আমরা একদম সেটআপে গিয়ে দেখাই। একটু এই যেটা বললে এখন বাংলাটা সেটাকে একটু ছোট করে হিন্দিতে বলে দেবো, অনেক अच्छा, হিন্দি বলে जो অফ করে দাও ওকে চলো। अच्छा जो हिंदी भाषी है आपके लिए मैं ये संदेश देना चाहेंगे, जब आप ब्रीडिंग करेंगे उसका टाइम में आप पहला चीज जिसको ध्यान देना होना, जो वो मेल और फीमेल जो ब्रूडर जब आप कलेक्शन करेंगे वो दोनों अलग अलग जगह से लेना होगा। ये सिंप्लीफाइड इसको करने के लिए आप अप्रैल ऑनवर्ड्स टाइम में आप कोई जगह में मेल को आप लेके आइए। मेल को कलेक्शन सीजन शुरू का पहले ही, ब्रीडिंग सीजन कब होगा, जून जुलाई अगस्त तक ये मागुर का ब्रीडिंग होगा। अगर अप्रैल मई में आप मेल को दूसरा सोर्स से कलेक्ट करके आपको थोड़ा चेम्बर में हो या छोटा वाला तालाब में हो, आप उसको जमा करके उसको स्टॉक बनाएंगे। दूसरे बाद आप दूसरा कोई सोर्स से फीमेल को लेकर उसको ब्रीडिंग करेंगे। इनब्रीडिंग का जो बच्चा होगा, मतलब ये भाई और बहनों का मिलन में जो बच्चा आएगा, उस बच्चा थोड़ा कमजोरी बच्चा होगा, उस बच्चा में ज्यादा से ज्यादा मोर्टेलिटी आएगा। और ये जो सिस्टम में जब हम हैचरी में हैचिंग करने देंगे, वो अंडे फर्टिलाइज एक दिन उसको नेट का ऊपर देने के बाद आपको क्या करना होगा, 1-2 घंटा बीच बीच में आकर जितना अंडे सादा हो गए, व्हाइट कलर हो गए, उस अंडे को आप ये ड्रॉपर की जैसा आपको उस सिस्टम से निकालना होगा और सिस्टम का बाहर फेंकना होगा। अदरवाइज क्या होगा, उस अंडे में जो फंगल बैक्टीरियल कंटामिनेशन आएगा, उस कंटामिनेशन से आपको एक अच्छा क्वालिटी एग भी नष्ट हो जाएगा, बच्चा बहुत कम आएगा। थर्ड चीज जो है, ये बच्चा कितना टाइम बाद वो हैच करेगा, ये टोटली टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड कर रही है। ज्यादा से ज्यादा उसको हैचिंग आएगा 24 आवर्स से लेकर 28 आवर्स तक। ये कई टाइम में हम टेम्परेचर फर्क करने के बाद हम देखा है 32 to 36 आवर्स लग गया वो बच्चा निकलने के लिए। बात ये है, सबसे अच्छा क्वालिटी अंडे से जो बच्चा निकलेगा वो बच्चा 28 आवर्स का अंदर ही निकलेगा। आप आपका हैचरी में वो साइफनिंग करके उस बच्चा को 28 आवर्स तक जितना बच्चा निकल के आए, उस बच्चा को साइफनिंग करके कलेक्ट करके, क्योंकि वो बच्चा आकर नीचे में कोने में वो जरा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, वो उसको साइफनिंग करके वो बच्चा कलेक्ट करने के बाद आप एक दूसरा सिस्टम में दीजिए। और 8 घंटा के बाद जो बच्चा निकलेगा वो मैक्सिमम बच्चा होगा वीक बच्चा, दुबला बच्चा, क्योंकि अंडे जब हम प्रेस करके निकले रहे हैं, सबसे मैच्योर्ड अंडे भी उसमें शामिल है और इमेच्योर्ड अंडे भी उसमें शामिल है। वो इमेच्योर्ड अंडे से फर्टिलाइजेशन के बाद जो बच्चा होगा, वो बच्चा थोड़ा कमजोरी होगा, वीक होगा, उस बच्चा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। वो जब मरेगा, कोई जीवाणु उसका ऊपर अटैक करेगा, उस जीवाणु टोटल आपका सिस्टम में वो छरा जाएगा, मतलब स्प्रेड हो जाएगा और एक अच्छे क्वालिटी हैचलिंग्स भी नष्ट हो जाएगा ड्यू टू दिस पोर मैनेजमेंट। और दो चीज हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा जो सिस्टम यहाँ पर हम लोग रखे हुए हैं, उस सिस्टम के अंदर जो मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हैं, इसमें एक हवा के मूवमेंट होना चाहिए। सेकंड है, यहाँ पर जो एक्सेसिव सनलाइट ना होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर जो हमारे टैंक रखे हुए हैं, इसके बगल से देखिए एक विंड के सर्कुलेशन आने के लिए खुलापन है, और ऐसा वाला रूम मत में रखें जहां पर आप जाके सफोकेट फील करें, तो फिश सिचुएशन होगा, आप वो इसको इमेजिन कर सकते हैं। साथ में अच्छा पंप लगा दिया तो अच्छा ऑक्सीजन होगा। एक बात सही नहीं है, हमेशा जितना पानी में ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा उतना अच्छा डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा। इसका मतलब ये है, दाम वाला फ्रूट्स खाने से आपका सेहत अच्छा नहीं होगा। आप गुआवा भी खाइए, मगर मल्टीपल टाइम में सही ढंग से खाइए, तभी जाके आपका सेहत अच्छा होगा।
ये मैसेज हम देना चाहते हैं। और सेकंड है जो लार्वा रियरिंग प्रोसेस है, उसमें हम अभी जाएंगे, आप लोग लाइन में रुकिएगा। कितना कम खर्चा में आप लार्वा रियरिंग कर सकते हैं। और एक मैसेज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंगी और मागुर दलदल के मछली है। दलदल का मछली का अर्थ हुआ जो कीचड़ गंदा पानी उसमें रहना पसंद करते हैं। मगर हम लोग हमेशा सोचते हैं लार्वा रियरिंग में पानी मेरा एक्वागार्ड जैसा पानी हो, पानी मेरा आरओ के वाटर हो, आरओ के वाटर में मेरा पानी में शायद सिंगी और मछली का 92% सर्वाइवल रेट आएगा। हम आपको बोलना चाहते हैं बुक किताब में वो चीज होता है, फार्मर्स के फील्ड में वो चीज नहीं होता है। फार्मर्स के फील्ड में क्या होता है हम आपको दिखाते हैं 2 मिनट के बाद। मगर एक चीज बोलना चाहते हैं, आप लोग सोचेंगे मार्केट से मैं अच्छा वाला मेल ले लिया, अच्छा वाला फीमेल ले लिया, मेरा फिश तो काफी अच्छा है, अंडा भी अच्छा आएगा, मगर फिश में भी हिजरे टाइप के नेचर होते हैं। हमारे पास एक फिश हम लोग कल जो मागुर लिए हैं उसका उसमें बेसिकली जो नेचर है उसमें हिजरे वाला है। देखने में वो फीमेल टाइप के हैं, मगर उसमें फीमेल के जो स्ट्रक्चर भी है, जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो भी उसका सेम है। मगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका जो एक के जो मैच्योरिटी के जो पॉइंट है उसका मेल के जैसा है, वही इंडिकेशन आपको दे रहा है। पेट फुला है मगर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की जो कैरेक्टर है वो मेल के जैसा है। तो फिश में भी आपके हिजरे टाइप के भी फिश अवेलेबल है जो डुअल कैरेक्टर मेल और फीमेल के आपको शो करते हैं। तो मछली खरीदने के टाइम मेल और फीमेल के आइडेंटिफिकेशन नेचर सही ढंग से आप लोग देखिएगा। आप लोग हर कोई लाइन में रुकिए, हम लोग फिर अभी लार्वा रियरिंग प्रोसेस दिखाते हैं। मैं जो बात आपको बोल रहा था, कैट फिश में हिजरे टाइप के भी फिश होते हैं जो डुअल कैरेक्टर दिखाते हैं। सर के हाथ में जो फिश है वो बेसिकली हिजरे है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसका बेली, उसका जो पेट देखिए जितना फूला है, आप सोचेंगे एकदम अंडे टोटल भरा हुई है। सबसे अच्छा मछली यही था जिसको अंडे सबसे ज्यादा देना चाहिए। लेकिन जब आप हाथ में जो ले लिया, इसका ये जो जेनिटल अपर्चर जो है ये मेल का जो अपर्चर उसका जैसा ये छोटा ये एक पॉइंटेड है। বাংলায় আমি যদি বলি, আপনারা দেখবেন মাছটার পেট ফুলে আছে, মনে হবে যে খুব ভালো ফিমেল মাছ, কিন্তু যে সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার, যেমন ফিমেলের মুসুর ডালের মতন একটা মাংসপিণ্ড বেরিয়ে থাকে, মেলের একটা লম্বাটে অংশ বেরিয়ে থাকে। এখানে পেট দেখাচ্ছে ফিমেলের মতন, কিন্তু এই সেক্সুয়াল অর্গানটা দেখাচ্ছে মেলের মতন লম্বাটে। স্যার তাহলে প্রথমেই সেক্সুয়াল অর্গানটা দেখে নিলেই ভালো হতো। হ্যাঁ, বাজারে সবজি কেনার সময় যেমন দেখেন পোকা আছে কিনা, মাছ কেনার সময় দেখবেন শরীরে কোনো অঙ্গ ঠিকঠাক আছে কিনা। না, এবারে আপনার যে ইনজেকশনের আগে ওটা করলে দেখে নিলে তাহলে ওই মাছটা আর ইনজেকশন করতে হতো না অন্য কোনো। আপনাকে স্যার যে দুটো কথা বলেছে সেটা হচ্ছে নিজের মাছ নিজে করুন। বাজার থেকে ধরে ধরে মাছ এনে ব্রিডিং করলে সে ভ্যাচারি ভালো দিন টিকবে না। কথা বুঝতে পেরেছেন? আপনি যখন মাছটাকে মেল ফিমেলটাকে পালতে শুরু করবেন তা তো নিশ্চয়ই চেহারা দেখে বুঝবেন। 8 মাস 1 বছর বাদে চেহারা তো বুঝতে পারবেন মেল হচ্ছে না ফিমেল হচ্ছে। ফিমেল হয়ে গেল, পেট ফুলে আছে, সেক্সুয়াল অর্গান দেখবেন মেলের মতো হচ্ছে, তাহলে বোঝা হিজড়ে। আগে আমাকে এটা বাজারে ছেড়ে দিতে হবে, লোকদের খাইয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে কি যে কখনো একটা সোর্স থেকে আপনি কারোর কাছ থেকে 500,000 মাছ নিয়ে এসে সেই মাছটাকেই মা মাছ করে ফেললেন, ওটা করলে চলবে না। আপনাকে ওই 6-8 মাস পরে শর্টিং করে নিতে হবে। ছেলে মাছ আলাদা, মেয়ে মাছ আলাদা। এইবার আপনি আপনার মেয়ে মাছটাকে দিয়ে বাজার বা অন্য সোর্সের কালেকশন করা ছেলে মাছের সঙ্গে ব্রিড করাবেন। আবার আপনার মেয়ে মাছটার সঙ্গে বাজারের ছেলে অন্যদের ছেলে, আর আপনার মেয়েটার সঙ্গে অন্যদের ছেলে, মানে এই ইয়েটা করতে হবে। আপনার ছেলে বাইরের মেয়ে আর বাইরের ছেলে আপনার মেয়ে। বোঝা গেল? আমরা মানুষকে বিয়ে করতে গেলে, বিয়ে দিতে গেলে মানুষের যেমন করি এই একই প্রসেস। আর বলছি স্যার, ধরুন শিঙি মাছের ক্ষেত্রে ইনজেকশন করার 12 ঘন্টা বা 14 ঘন্টার মধ্যে যদি ডিম না দেয়, হ্যাঁ হ্যালো, তারপরে কি স্ট্রেচ করে যদি 12 ঘন্টার মধ্যে ডিম না দেয় বা 14 ঘন্টা অপেক্ষা করার পরে যদি ডিম না দেয়,
তাহলে হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে কি করতে হবে, স্ট্রেচ করতে হবে কি? না, দুটো জিনিস বলে দিই। চিনি মাছে দুটো পদ্ধতি আপনি অবলম্বন করতে পারেন। হিন্দিতে বলে দাও। হুম। আমি হিন্দিতে বললে হিন্দিতে হিন্দিতে বলুক, সবার লাভে লাগবে। হ্যাঁ, बात হিন্দিতে বললেও অসুবিধা নেই, হিন্দি বুঝতে পারবো। हाँ, হ্যাঁ। बात ये है कोई टाइम में ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप सिंगल मछली को हार्मोन इंजेक्शन करने के बाद वो 12 और 12 और 14 आवर्स के बाद भी जब अंडे नहीं देगा, उसी टाइम में आप क्या करेंगे, उसी टाइम में आप 2 स्टेप ले सकते हैं। पहला जो स्टेप, आप मागुर का जैसा स्ट्रिपिंग कर सकते हैं, लेकिन उसी टाइम में इस मेल को आप यूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मेल जिसको आप नॉर्मल ब्रीडिंग में उसको साथ फीमेल को साथ दे दिया, उसका कोई कमी है, इसीलिए तो वो अंडे नहीं छोड़े ना। तो आप दूसरा सेट का कोई मेल को साथ इसका ब्रीडिंग करना होगा। ठीक है, स्ट्रिपिंग ब्रीडिंग बिल्कुल सिंगी का मागुर का जैसा ऐसा ही ढंग से अब कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिपिंग ब्रीडिंग में सिंगी में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस रेट नहीं है। बट दूसरा काम यह है, आप उस मछली को सेफ, आपको जो होस्ट टैंक, मतलब जहां पे आपको ब्रूडर्स टैंक, उस टैंक में आप वही मछली को छोड़ दीजिए। जस्ट एक सप्ताह बाद, 1 वीक बाद आप उस मछली को ही ले लीजिए और दूसरा सेट ऑफ मेल आप कलेक्ट करके उसमें आप इंड्यूस ब्रीडिंग कर दीजिए। उसी टाइम में आपको सक्सेस रेट आ जाएगा। কিন্তু যদি স্ট্রেচটা করা হয়, যদি এক্ষুনি করা হয়, অন্য মেল দিয়ে যদি আমি করি, ওইভাবে সিজার করে কেটে ওর মেলটাকে বার করে যেরকম মাগুর মাছের যেরকম করা হয়েছে ওইভাবে করা যাবে কি? হ্যাঁ, একভাবেই করা যাবে, কিন্তু ওই মেলগুলোকে নেবেন না, যেটা বলছি। অন্য মেল নিয়ে মেলগুলোকে নিলাম না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে নরমালি মানে চাপ দিচ্ছি, শিঙি মাছের ডিম বার হয়ে আসছে, হ্যাঁ, কিন্তু মানে নরমালি ডিম দিইনি। কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্য কোনো নতুন মেল নিয়ে শিঙি মাছটাকে স্ট্রেচ করে বার করে যে মাগুর মাছের যেভাবে করলেন ওইভাবে করতে হবে। হ্যাঁ, ওইভাবে করবেন। আর সেক্ষেত্রে শুধু কি করতে হবে, এই দেখুন, এই ফ্লো থ্রু সিস্টেমে করলেও সিঙ্গির ফার্টিলাইজেশন রেট কিন্তু খুব বেটার নয়, মানে স্যাক্রিফাইস ব্রিডিং এ। আচ্ছা, সিঙ্গির ক্ষেত্রে কিন্তু আনস্যাক্রিফাইজ নর্মাল ব্রিডিং এরই আপনার সাকসেস রেট সবচেয়ে ভালো। সিঙ্গি, একটা সিঙ্গি মেয়ে মাছকে আপনি প্রতি 21 থেকে 28 দিন অন্তর অন্তরই ব্রিড করতে পারেন। ও যখন নর্মালি ব্রিড করবে, ওর যে কটা ডিম ম্যাচিউরড আছে ও কেবলমাত্র সেই কটা ডিমই দেবে। কখনো কখনো আপনি দেখবেন 100% ডিমই দিয়ে দিয়েছে, আবার কখনো দেখবেন 30% ডিম দিয়েছে, 70% ডিম দেয়নি। ওই যে 70% ডিম দিল না, তার কারণটাই হচ্ছে ওই ফিমেল ফিল করেছে এই ডিম কটাকে ফার্টিলাইজ করার মতো হয় ডিমের মানে ম্যাচুরিটির অভাব, না হলে এই মেলগুলো আর স্পার্ম দিতে পারবে না ওই ডিমটা ফার্টিলাইজ করার জন্য, তাই ও ডিমটা দেয়নি। কিচ্ছু অসুবিধা নেই, 15 দিন পরে আবার বসান, ও মাছ আবার ডিম দেবে। আমি একই সিজনে 5 বার 6 বার করে একটা মাছকে ব্রিড করেছি। কিন্তু আপনাকে যেটা করতে হবে, বারবারই বলছি, ভালো মানের মেল। দেখুন, ওই 50 গ্রাম 60 গ্রাম পেরোনো মেল, 100 গ্রামের মেল সিঙ্গির কালেকশন করা খুব টাফ, আমি আপনাদের এটা বলছি। আরে একটা ভালো মেল না পেলে আপনি ফিমেল সিঙ্গির দেখবেন অনেক বড় 150-200 গ্রামের পেয়ে যাচ্ছেন, তার সঙ্গে একটা ল্যাকপ্যাক করছে, মানে আপনি 20 গ্রাম 25 গ্রামের মেল দিয়ে দিলেন। সে জেনিটাল অ্যাপারচারে একবার বাইট করবে না, আপনি উপর ঢাকা না দিলে বাপ বলেছে লাফিয়ে পালাবে। ব্রিড করা তো এই আছে না, মানে খারাপ ভাবে নেবেন না জানো এগুলো। মানে ওই যে আমার হাঁপাটার উপরটা হাইটটা অতখানি উঁচু করা কেন, মানে ওইটা যদি চেম্বারে রাখা হতো, উপরকে কভার না করলে ও মেল সব লাফিয়ে পালাবে, ফিমেল এই সিস্টেমে থাকবে। কেন, ও যতক্ষণ না ও স্পার্ম রিলিজ করছে, ও গিয়ে মুখ দিয়ে পুরো জেনিটাল অ্যাপারচারে কামড়ে ছিঁড়ে দেবে পর্যন্ত, এরকম অবস্থা হবে। ও তখন ব্রিডিং করা চলে যাক, ও সিঙ্গি লাফিয়ে পালাবে মেল ওই সিস্টেম থেকে। ওই জন্য উপরটাকে কভার করতে হবে আর ঠিকঠাক ভাবে করতে হবে, ঢাকা দেবেন, আর না হলে আমার মতো এতটা উঁচু হাইট করবেন যেখানে ও লাফিয়ে পালাতে পারবে। আচ্ছা, আমি একটু ওদের হিন্দিতে বলে দিই। सर ने अभी आप लोग को जो बंगाली में बोला है उसको जस्ट मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट है, आप लोग का मेल और फीमेल डिफरेंट सोर्स ऑफ कलेक्शन से होना चाहिए कलेक्शन। ऐसा नहीं है मैं आज मार्केट गया
मुझे थोड़ा सा फीमेल मागुर मिल गया, मेल मागुर मिल गया, और उसके बाद मैं उसको लाया, इंजेक्शन किया, उसके बाद ब्रीडिंग कर लिया, उसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। ब्रीडिंग पर्टिकुलर मेल का कलेक्शन समय रखिए मार्च से अप्रैल महीना तक और अप्रैल के एंड तक, और आप फीमेल के कलेक्शन पॉइंट रखिए जून जुलाई अगस्त तक। इस प्रोसेस में आप जब एक ब्रूड स्टॉक मेंटेन करेंगे, जिस ब्रूड स्टॉक में आप उसको अलग अलग ढंग से भी रख सकते हैं, अलग अलग ब्रूड में, मींस मेल एक पॉन्ड में, फीमेल एक पॉन्ड में, नहीं तो टैंक में उसका ग्रो आउट कर सकते हैं। सर ने और एक जो पार्ट यहाँ पर एड्रेस किए हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें सर ने जो दूसरा चीज यहाँ पर एड्रेस किए हैं, मान के चलिए मेरे फीमेल है 200 ग्राम, मेल है मेरे 20 ग्राम 40 ग्राम, उस मेल मेरे फीमेल को जब एक फर्टिलाइज नहीं करने के लिए उपयुक्त नहीं समझेगा मेरा फीमेल, तब वो पूरा बैच ब्रीडिंग करता है। उसका मतलब है मुझे मेरा सिंगी अंडा देना था 5000, दिया अभी सिर्फ 2000 2500, उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया क्योंकि मेरा मेल उसको फर्टिलाइज करने के लिए सफिशिएंट नहीं। सिंगी में बैच ब्रीडिंग होने के बाद आप सिंगी को मल्टीपल टाइम्स उसको ब्रीडिंग कर सकते हैं 15 से 20 दिन के अंतर अंतर, मगर मेल को ट्राई करिएगा डिफरेंट मेल आप उसमें यूज करिए। कभी कभी सिंगी नेचुरल ब्रीडिंग नहीं करने के कारण हम लोग उसको स्ट्रिपिंग करते हैं, स्ट्रिपिंग करके उसको फर्टिलाइज करने के लिए ट्राई करते हैं। जब हम लोग नेचुरल ब्रीडिंग सिस्टम में रखे हुए सिंगी को उसका फीमेल अंडा नहीं छोड़ा, उसका इंडिकेशन है दो चीज, उसका जो फीमेल है उसका एग मैच्योर नहीं हुआ, साइज में बड़ा है, मेरे समय चाहिए उसको, मे बी मेरा मेल है वो सफिशिएंट नहीं है जिस कारण से वो अंडा नहीं छोड़ा। उस टाइम में आप ट्राई करिएगा नया बैच ऑफ मेल को लाइए, उस फीमेल के साथ उसको अलग से आप स्ट्रिपिंग करिए एज सेम टू एज देसी मागुर। इसको करने के बाद आप और एक भी सिस्टम में कर सकते हैं, जिस सिस्टम में मान के चलिए आप फिर नया बैच आप मेल दिए सिंगी को, फिर आप उसमें छोड़ दिए, उसको हापा ब्रीडिंग में आप कर रहे हैं, उसमें वो सिंगी जगह थोड़ा सा अंडा दिया, बाकी वाला अंडे नहीं दिया, उस टाइप के सिंगी को आप छोड़ के रख दीजिए। उस सिंगी को आप पर्टिकुलर 15 से 20 दिन के बाद फिर से आप उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग अभी लार्वा रियरिंग प्रोसेस में आए हुए हैं। आप लोग का संजय सील के जो स्क्रीन है उसमें आप देख पाएंगे होल सिस्टम। हम संजय को बोलेंगे थोड़ा सा पीछे से पूरा सिस्टम को दिखाए, और आपके हैचिंग जो जहां पर हम लोग रखे हुए हैं, बच्चा का एग हैच होने के बाद हम लोग इस सिस्टम में लाके इसको छोड़ेंगे। इसका सिस्टम का क्या स्पेशलिटी है, कैसे करेंगे, इसके ऊपर अभी दादा बोलेंगे। अच्छा, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये बहुत ही लो कॉस्ट है। इसमें क्या है, हम सिर्फ एक पॉलीथीन सीट ले लिया, पतला वाला व्हाइट वाला जो पॉलीथीन सीट, वो सीट ले लिया, और उसका किनारे में वो जो ईंट है, ब्रिक्स, ईंट का एक छोटा सा एक ऊंचा जस्ट 6 इंच ऊंचा बनाया, उसमें जस्ट 3 इंच पानी में रखा है। ये 3 इंच पानी में ही हम वो जो बच्चा जो उसमें निकलेगा उस बच्चा को हम छोड़ेंगे। ये लास्ट वेडनेसडे जो बच्चा हैच हुई थी उस बच्चा को हमने छोड़ा, और ये बहुत ही सिंपल सा एक सेटअप है जिसमें हम एक एयरेशन दे दिया, अब इसको एक एयरेशन दे दिया, और ये आइकॉनिया कचुरी पाना बिलिती पाना जो बोल रही है वो दे दिया। थोड़ा एक बार नेचर का जो सिस्टम, नेचर में जहां जिस तरह से ये होता है, वो अब धान का जो खेत और ये जो छोटा वाला वीड जो है उसमें हम टोटल बच्चा लेकर आए, ये छोटा छोटा सेटअप में हम इसको रख दिया। ये जो आइकोनिया को जो रूट है, अब इसमें देखिए कितना हेल्दी, कितना चनमने तुरंत बच्चा है। हाँ, क्योंकि ये जो कचड़ी पाना का जो शेकर है ये बिल्कुल हमारा बालों की जैसा, इसमें क्या ये बच्चा इसका अंदर ही
वो खेलेंगे, इसका अंदर ही वो छुपा रहेंगे। और गोटा सेटअप में देखिए दिन में ये जो है इसको नेचर है नॉक्टर्नल नॉक्टुइडी फैमिली, ये तो रात में ही इसका विचरण सब जगह में होगा। दिन में ये एक जगह में जहां पे अंधेरी हो उस जगह में ज्यादा से ज्यादा ये रहेगा। हाँ? ये टोटल बच्चा दूसरा चीज जो है, आप कितना साइज में कितना बच्चा रखेंगे। आप 1 स्क्वायर मीटर जगह में आप पहला दिन जो बच्चा आएगा 2 से 3 हजार तक बच्चा रख सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर जगह में। सिंपल सा हिसाब है, वो 2 हाथ बाई 2 हाथ जगह जो है उसमें आप 2 से 2.5 हजार बच्चा आप पहला 7 दिन में रखिए। उसके बाद 7 दिन का बाद उसको डिवाइड करके बच्चा को हाफ कर दीजिए। फाइनल स्टेज तक 1 स्क्वायर मीटर जगह में आपको 1000 से लेकर 1200 मतलब 1200 बच्चा रहेगा। अप टू 50 to 60 डेज में आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, सिंपल सा। देखिए, आप देखिए स्क्रीन में कितना बच्चा इधर है। मैं थोड़ा इसमें इसको हटा ले रही हूँ। आपको कितना बच्चा दिखाई दे रही है पहले, और अभी देखिए इसमें कितना बच्चा है। संजय आप थोड़ा देखिए ज्यादा। सिंपल सा जो बात है, आप लोग को हम थोड़ा सा और एक बार रिपीट करके बोलते हैं दादा की बात। सिंपल सा प्लास्टिक है, सिंपल सा प्लास्टिक के आप चेंबर बनाए हैं दादा, और प्लास्टिक के चेंबर के अंदर जो पानी है, सेम पानी जिस पानी में आपके हैचिंग हो रहे हैं, सेम वही पानी को हम लोग यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। और साथ में इसमें कुछ हाइडिंग प्लेसेस यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आइकोनिया है, आप चाहे तो हाइड्रेला भी डाल सकते हैं। कोई भी चीज, छोटा सा कोई भी चीज जिसमें मछली अपना नेचर को फील कर सके और उसको हाइड कर सके। दादा ने जैसे बोला 7 दिन के लिए आप 1 मीटर स्क्वायर में आप 2000 तक बच्चा रख सकते हैं। 7 दिन के बाद से वही फिश को आप 2 पार्ट में तोड़ के 1000 पीस करके 2 चेंबर में दीजिए। उसका कारण है, फिश जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें कैनिबलिज्म बढ़ेगा, एक और एक को दूसरे को खाने का चांसेस बढ़ेगा। और जितना कम मात्रा में आप उसको छोड़ के रखेंगे, हर फिश का बेस्ट ग्रोथ और सर्वाइवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हम दादा का जो हैचिंग वाला है, मैं आपको दूर से थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। आप थोड़ा सा स्क्रीन में देखिए। सोनिया तुम्हारा फोन टच छोड़िए दो। आप जितना दूर आग जाएं आप देख सकते हैं इस ढंग से यहाँ पर छोटा सा स्पेस के ऊपर 100 के ऊपर एक ही प्लॉट के अंदर ऊपर में आप देखिए ग्रीन शेड नेट लगा हुआ है। जैसे दूर से देखने से समझ में आएगा जैसे एक एग्रीकल्चर नर्सरी है, दूसरा कुछ नहीं है। तो कैटफिश ब्रीडिंग के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हायर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की जरूरत नहीं है। जितना सिस्टम में आप उसको चारों तरफ खुला हुआ है, हवा के मूवमेंट है और सही ढंग से इसका चीज हो रहा है। खबर दिए थे बड़ा मछली को एदिक चले যদিও এটা খাবার সময় না যে রাত্রে দেওয়া হয়। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे दादा ने बोला है उनके बहुत सारे यूनिट्स हैं वहां पर जहां पर आप बच्चा छोड़ने के बाद फिर 7 दिन के बाद चेंज करिए। कोई चाहे तो 15-20 दिन में भी और एक बार चेंज कर सकते हैं। जितना आप चेंज करेंगे उतने कैनिबलिज्म हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दादा अभी यहाँ पर फीडिंग कर रहे हैं। इस बच्चा के एज है आपके बेसिकली 50 डेज के आसपास, ओल्ड बच्चे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आइकोनिया है, साथ में पॉलिथीन के बीच में एक होल टाइप के बना हुआ है। एक मछली जैसे अपना पॉन्ड में जैसे हम लोग देखते हैं कि पॉन्ड डग माउथ टाइप के हैं, यहाँ पर भी देखिए
आपके यहाँ पर प्लास्टिक के अंदर भी एक आपके अलग से एक होल टाइप के बना हुआ है, जहां पर फिश अपना सब जाके एग्रीगेट हो रहा है। और फिश में देखिए मोटर मींस मूवमेंट जो है, मूवमेंट आपके यहाँ पर काफी फाइन मूवमेंट है। खाना खाने के बाद देखिए फिश को खाने का उसका साथ वो लोग अपना ढंग से सब ऑर्गेनाइज होते हैं, खेल रहे हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं कैटफिश में नॉक्टर्नल फीडिंग है, मगर आप लोग को दिखाने के लिए हम लोग अभी थोड़ा सा फीडिंग वाले भी प्रैक्टिस करें। कौन सा दाना खिलाने वो दाना हम फिर दिखाते हैं, मगर शुरू में आप क्या खिलाएंगे उसका हम इसके बाद हम आपको बताते हैं। उधर में जो है मागुर, अब आपको हम जो टैंक दिखा रहे हैं इसमें बेसिकली अभी मागुर है। आगे पीछे वाला में भी सिंगी मागुर हर कोई में ही है। हाँ, बात ये है, ये रात में ही हम लोग इसको मैक्सिमम भोजन देता है, फीडिंग कराते हैं। दिन का टाइम में तो उसका हैबिट में ज्यादा नहीं है। इस तो भी वो लोग ये कितना जमा हुई है, आपको कितना क्लियर दिखाई दे रही है वो उसको मालूम नहीं है। सिर्फ बच्चा ही बच्चा रहेगा। आप जब सामने देखेंगे ना तो पूरा के पूरा सिर्फ बच्चा ही देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, आपको जब कोई किसान आपको पास वो चारा लेके जाएंगे, आप उसको थोड़ा सा ये करेंगे, चासी का हिसाब से वो चाहेंगे जितना चाहे बड़ा बच्चा आपको साथ लेकर जाएंगे। देखिए इसमें उनका नुकसान ज्यादा, क्योंकि देखिए जितना बड़ा 2 से 3 इंच बच्चा होने के लिए मिनिमम 70 डेज का ऊपर लगेगा। क्या होगा, इसका जो फिन है, मतलब वो कांटा, बंगाली में कांटा बोलते हैं, वो जो डोर्सल फिन जो है उसमें से थोड़ा सा ज्यादा शार्प हो जाएगा। जब मछली हैचरी में से आप देंगे उसको, तो उन्होंने देखकर आपको बताया दादा अच्छी मछली दिया, अरे कितना साइज कितना ये है, वो वीडियो यूट्यूब बनाने वाला आपको बताएगा। हमेशा 2000 की 500 से 1000 लाइन का बच्चा आप छोड़ेंगे। बात ऐसा नहीं है। जब आप उसको एक छोटा सा डिब्बे में, और यह प्लास्टिक, ये क्या बोलेंगे आपको उसको, वो प्लास्टिक पैकेट में, पॉलीथीन पैकेट में आप जब लेके जाएंगे, क्या होगा, एक का जो कांटा है दूसरा का शरीर में उसको बीन जाएगा, क्योंकि वो तो था इस तरह से एक बड़ा सिस्टम में। जब छोटा एक पॉलीथीन का डिब्बा में जब जाएगा, एक का जो फिन है, डोर्सल फिन का जो वो जो कांटा है ना, वो स्टिंग कर जाएगा दूसरा का बॉडी में। वो जब सिस्टम में जाएगा 2-3 दिन के बाद ही क्या होगा, उसमें फंगल बैक्टीरियल कंटामिनेशन आ जाएगा और बच्चा मर जाएगा। हमेशा आप ये ध्यान दीजिए, बॉयस, क्यों हमने इतना ज्यादा डेंसिटी में इसको रखे हैं। मेरा तो जगह ढेर सारे है, क्यों रखे हैं, क्योंकि इसका असल जो ये है, असली चीज जो है एज, आपको 45 डेज पार करना होगा, उसमें 1 इंच होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो छोटा बच्चा, जब आप कोई भी जगह में, एक दलदा का जो दाम है हम लोग 1000 से 1200 देते हैं, तो उस जगह में जब बच्चा तालाब में जाएगा, एक का भी मोर्टेलिटी नहीं होगा, क्योंकि उसका स्टिंग वो एक का ये दूसरा को स्टिंग नहीं करेगा। हमेशा 1 इंच से लेकर 2 इंच तक मैक्सिमम साइज का बच्चा ही आपको सिस्टम में देना होगा। क्या मेंटेन करना होगा, पानी का जो डेप्थ, हमेशा किसान को यही बताएंगे, आप उसको छोड़ेंगे मैक्सिमम 1 फीट पानी में, क्योंकि देखिए नेचर ने ही ऐसा हम लोगों को सिखाया। सिंगी मागुर का बच्चा नेचर में कहां से मिलता है, वो पैडी फील्ड में, धान का जो खेत उधर में, धान खेत में कितना पानी है, हम लोग पढ़ लिख कर सीख गए सब। हाँ, हमारा दिमाग में ऐसा घुस गए, अरे बाप रे बाप, वाटर टेम्परेचर ज्यादा हाई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भाई, धान का खेत में क्या टेम्परेचर है, कौन डिजर्व ऑक्सीजन देता है, और सबसे बड़ा बात यह है कौन उसको 4 टाइम्स खिलाएंगे या 5 टाइम्स खिलाएंगे दिन में, बॉडी का हिसाब से, और 40% प्रोटीन देगा कि 80% प्रोटीन देगा। हम तो हमेशा यही से सोचता है ना। तो नेचर में जब वो ये में रहेंगे, उसका खाने का चीज क्या है, सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और
कुछ मैगोट, मॉस्किटो लार्वा, इस तरह से चीज जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होगा। तो मैक्सिमम प्रोटीन होगा 30% से कम, 20% के आसपास, लेकिन वो लाइव फीड होना चाहिए। तो अब देख लिया, ये थोड़ा बड़ा बच्चा है, हाँ? कितना मस्ती से वो इस जगह में, इस पानी में जो गंदा है आप सोच भी नहीं सकते। जितना जितना गंदा हम इसमें ये शो कर रही है। देखिए, अरे जब किसान अपने तालाब में छोड़ेंगे भाई, उतना माने परफेक्ट पानी कहाँ से मिलेगा? अगर आपको हैबिट हो जाएगा, आप एसी में रहेंगे, तो आपको जब धूप में आएंगे आपको क्या होगा? हाँ, बिल्कुल मछली का ही ऐसा होगा। आप टैंक में रखिए हमेशा साफ सुथरा करके, वो जब किसान का फील्ड में जाएगा वो तो तालाब में ही छोड़ेंगे ना, तो उसका नेचर को साथ ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करना होगा। ओके, दादा ने आपको देवचंद सर, हेलो, सिस्टम के बारे में बताए हैं। हम लोग अभी थोड़ा सा अच्छा प्लेस में बैठ के आप लोग से फिर क्वेश्चन लेंगे, और लार्वा रियरिंग एकदम इनिशियली क्या चीज खिलाएंगे उसके ऊपर हम लोग आपको बोलेंगे। हाँ देवचंद सर, हम लोग अभी आपको दिखाएंगे बेसिकली इनिशियली लार्वा रियरिंग प्रोसेस में हम लोग को कुछ लाइव फीड खिलाना पड़ता है, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं कैटफिश और जो कार्प है फिश, उसमें ये जो एग है उनका जो बच्चा निकलने के बाद जो उनके जो नेचुरल जो उसका भोजन रहते हैं उसके साथ एक यक हम बोलते हैं जो यक सेक, तो उसको बेसिकली एब्जॉर्प्शन रेट कार्प में होते हैं आपके बेसिकली 1.5 से 2 दिन, और कैटफिश में होता है 3 days ऑलमोस्ट। तो इसके बाद जो इनिशियल उसको फीडिंग हम लोग देंगे, क्या देंगे, कैसे खिलाएंगे, क्या चीज देंगे, उसके ऊपर हम अभी आपको बोलेंगे, हम दिखाएंगे भी। आप लोग मेरे पीछे में एक कवर हुआ टैंक आप देख रहे हैं। इस टैंक के अंदर बेसिकली जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन हो रहा है इन्फोसूरिया की। इन्फोसूरिया एक कोसी लाइव प्राणी है, वो छोटा वाला प्राणी। ये जो सिंगी का मागुर का जो बच्चा निकलेगा, पहला सिंगी को हम 3-4 दिन यही खिलाते हैं। इसमें ये सिस्टम बड़ा जगह में करने के लिए एक तरीका है, आप केले का छिलका और उसमें थोड़ा कांचा दूध डाल देने के बाद, गरु का जो दूध है वो दे देने के बाद उसमें आपको स्टार्टर कल्चर मिल जाएगा। उसको बड़ा जगह में, हमारा तो यूनिट बड़ा है इसीलिए हम इसको इधर वो मेंटेन कर रही है। इधर हमने कुछ गप्पी मछली छोड़ दिया, क्योंकि इन्फोसूरिया जिस जगह में होगा वो मॉस्किटो आ जाएगा, उसमें अंडा दे देगा। उस बच्चा का भाई सबसे पसंद का खाना है वो इन्फोसूरिया। ये गप्पी देने के बाद क्या होगा, इसमें कोई मछली ये मच्छर नहीं आएगा और अंडे रिलीज नहीं करेंगे। हमारा जो इन्फोसूरिया का जो स्टॉक है वो हमेशा बराबर रहेगा। ये इतना छोटा सिर्फ 1-2 कोस का ये जो जहाँ पे हम लोग लाइट फैल रही है ना, এটা দেখাতে পারবে না, तो ये तो एक कोसी। आप इसका कलर देखिए, थोड़ा सा ब्राउनिश लग रही है, बिल्कुल सफेद नहीं है। यही आपको पहला दिन से 4 दिन तक इसको खिलाना होगा। सिंगी का बच्चा जब निकलेगा सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, कोई टाइम में 3rd डे, माने 72 आवर्स के बाद हम उसको जो स्टार्टर फीड देंगे वो देंगे सिर्फ इन्फोसूरिया का पानी। वो अगला 2-3 दिन सिर्फ यही देंगे। उसके बाद हम आर्टिमिया और ब्राइनसिम और कुछ जगह में आप
कोई लिक्विड बच्चा का जो फीड मिलता है मार्केट में वो दे सकते हैं। देवतनों के पास भी है, कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंटली ट्राई किए, वो अच्छा है, अब वो भी दे सकते हैं। और आप तीसरा जो चीज है आर्टिमिया और ब्राइन सिम, जिस जगह में प्लैंकटन नहीं मिलेगा, आप आर्टिमिया को हैच करके वो 4 दिन का बाद, मतलब आज आपने सिंगी का डिम देखा, अंडा देखा, कल सुबह में आप देखेंगे उसका बच्चा। उस बच्चा जिस दिन आपने देखेंगे उस दिन से दूसरा या तीसरा दिन लगेगा उसको। ये भी टेम्परेचर का ऊपर, ज्यादा टेम्परेचर में होगा तो दूसरा दिन में ही उसको योक सैक में, उसमें जो खबर है उसके लिए वो 2 दिन में खत्म हो सकता है और तीसरा दिन में खत्म हो सकते हैं। हमेशा आप एक बात ध्यान में दीजिए, मछली कोई टाइम में खाने ना खाने के कारण नहीं मरेगा। ज्यादा से ज्यादा खाने देंगे तो मरेगा, और ज्यादा से ज्यादा खबर देने के बाद वो क्या होगा, आपका पानी का जो कंडीशन वो गंदे हो जाएगा, उसी का कारण से ही सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाएगा। सिंगी का बच्चा को आप बच्चा निकलने के बाद कोई टाइम में 2 दिन, मैक्सिमम ही 3 दिन का बाद आपको पहला स्टार्टर फीड देना चाहिए। वो हम लोग यही इन्फोसूरिया का पानी अगला 3 दिन तक वही देंगे, दिन में 3 बार। और 3 दिन का बाद हम जूप्लैंक्टन या आर्टिमिया देंगे अगला 6 या 7 दिन। उसके बाद हम क्या देंगे, लाइव आइटम में ट्यूबिफेक्स या वो जो कछुआ जो है वो एक्वेरियम वालों शॉप में मिलता है, हम वही खिलाते हैं। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वाला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये तो अच्छा, जो लाइव फीड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ये है ट्यूबिफेक्स, मतलब वो एक्वेरियम का दुकान में जो छोटा केचुआ मिलता है वही केचुआ, यही केचुआ हम हमारा मछली को खिलाते हैं। सबसे मछली का पसंद का आइटम यही है। हम एक सेटअप में ये देखकर आपको लाइव देखा रहे हैं। देखिए पहला, अब शॉट में देखिए सारा जगह में वो मछली सो रही है, अभी नेट उसको फेंक देंगे। बिल्कुल शोल्डर के जैसा जो आक्रमण हमारा महाभारत में जो देखा है ना, वही का याद आ गए। वो इस बार आप मछली को देखिए, कितना चंदन, कितना हेल्दी मछली है। और पानी में पानी को कलर देखिए। हाँ हाँ, आप लोग अभी देखे हैं, जैसे दादा ने एक्सप्लेन किए हैं, लार्वा रियरिंग प्रोसेस में फास्ट बोले हैं 3 दिन के बाद से आप इन्फोसूरिया दीजिए। कितना दिन, 4 से 5 दिन आप खिला सकते हैं। फिर आप उसको शिफ्ट करके जाइएगा, किसमें आप शिफ्ट करके जाइएगा, प्लैंकटन, नहीं तो आप आर्टिमिया में। अभी उसको कितना दिन चलेगा, 7 दिन मान के चलिए, टोटल 10 दिन का वो प्रोसेस है। उसके बाद आपको क्या खिलाना है, बेसिकली ट्यूबिफेक्स खिलाना है। ट्यूबिफेक्स और आर्थवर्म भी आप खिला सकते हैं, मगर उसको सही ढंग से डीपोरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद अभी मान के चलिए बहुत लोग के पास बारिश हो रहा है, प्लैंकटन कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आर्टिमिया आपको नहीं मिल रहा है, मे बी आर्टिमिया है हैच नहीं हो रहा है, ट्यूबिफेक्स नहीं मिल रहा। इस कारण से अभी मार्केट में बहुत सारे रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स भी आए हुए हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बोलूंगा, जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में हमारा चल रहा है। ये हो गया आपके बेसिकली आपके आर्टिमिया कैन, जो लोग शुरू में नहीं देखे होंगे आर्टिमिया देखने में कैसे होते हैं, ये आर्टिमिया एक कैन है। अभी आर्टिमिया भी बहुत सारे ब्रांड है। अभी आप कोई भी ब्रांड लेके उसका हैचिंग परसेंटेज इनिशियली चेक करके देख सकते हैं। बेसिकली जो हैचिंग परसेंटेज के लिए आपको एक प्लास्टिक के टब होना चाहिए, जरूरत पड़ा तो उसको थोड़ा सा हल्का सा डार्क प्लेस में रखिए, उसका पानी लीजिए। पानी लेने के बाद 2 लीटर पानी में
15 से 20 ग्राम 1 लीटर पानी में 20। 1 लीटर पानी में 20 ग्राम रॉ सॉल्ट यूज कर सकते हैं। अभी बहुत लोग बोलेंगे रॉ और साथ में 2 से 3 ग्राम आप आर्टिमिया उसके अंदर दे सकते हैं। अभी ये हो गया कैन के लिए। उसके पास आपके पास जो है अभी आर्टिमिया के टैबलेट्स भी अवेलेबल है। देखने में आपके इस टाइप के हैं, आपके इस टाइप के आपके टैबलेट है। एक एक टैबलेट बेसिकली 0.5 ग्राम के टैबलेट आते हैं। आप वो 2 से 3-4 टैबलेट आप यूज करके 24 आवर्स हैचिंग करने के लिए छोड़ सकते हैं। बहुत लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे सर मैं तो आर्टिमिया डाल दिया था, मेरा भी 2 दिन हो गया तब भी हैच नहीं हो रहा है। उसमें हैच नहीं होने के 2 कारण है। एक है पानी में शायद हार्डनेस आपका ज्यादा था, मापे नहीं, उस कारण से उसका हैचिंग परसेंटेज नहीं हुआ। सेकेंड है आपके जो आर्टिमिया है काफी पुराने टाइप के हैं, जिस कारण से उसमें और भी थोड़ा सा समय चाहिए उसको बढ़ने के लिए। ये आर्टिमिया के बाद आप जैसे सर ने बोला इन्फोसूरिया खिला सकते हैं। इन्फोसूरिया अभी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं आपके एरिया में, तब क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग एक लिक्विड फीड ला रहे हैं बीसी डैक्वा करके, स्पेन के प्रोडक्ट है बेसिकली कैटलिस्ट कंपनी के। एक प्रोडक्ट आप डायरेक्ट पानी में यूज कर सकते हैं। ये लिक्विड फीड है, 40% प्रोटीन है। पानी में आपका मान के चले जहां पर आयरन है, हार्डनेस एल्कलिनिटी ज्यादा है, इसको भी कंट्रोल करता है। ये फीड भी है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, मान के चलिए आपका सिंगी मागुर के बच्चा को दूसरा किसी को पास बेचना है, भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस इसको यूज कर सकते हैं। साथ में इसको आर्टिमिया के साथ भी खिला सकते हैं। रात में आप आर्टिमिया दिया, सुबह में इसको दिया, फिर शाम में आप आर्टिमिया दिया, फिर नेक्स्ट एक मील में आप इसको दिया, रात में फिर आर्टिमिया दिया। 4 मील में आप 2-2 करके भी दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी इनिशियली आप दे सकते हैं विसिट एक्वा करके। ये बेसिकली लिक्विड फीड है। मान के चलिए अभी आपके फिश के एज हो गया 20 डेज, 22 डेज, 23 डेज, 25 डेज ओल्ड बच्चा हो गया। उस बच्चा में बहुत लोग अभी कमर्शियल फीड जो है मार्केट में, ग्रोएल हो, डिहोस हो, बहुत सारे कंपनी के अभी हैचरी डस्ट फीड आते हैं। उसके बिना भी आप एक फ्राई केयर करके प्रोडक्ट आप खिला सकते हैं। इसमें 42% प्रोटीन है। 42% जो प्रोटीन है, 42% प्रोटीन में बेसिकली आपका क्या है, ये बेसिकली डस्ट पाउडर जैसा ही है। इसका है आप एफसीआर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 10,000 बच्चा के लिए सिर्फ 1 ग्राम खिलाना है। आप पूरा दिन में 2 से 3 मील दे सकते हैं। कैटफिश में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल है, जितने बार आप फीडिंग करवाएंगे, जितने बार उनको भूखा नहीं रखेंगे, उतना अच्छा आपको सर्वाइवल रेट मिलेगा, उतना अच्छा साइज मिलेगा। दादा ने काफी अच्छा एक बात बोला है, एक है एज ग्रुप। मान के चले मेरा एक सिंगी जो आज ब्रीड किया, कल जो अंडा छोड़े हैं, उस एज ग्रुप के फिश को एक साथ रखिए। कैटफिश में एक धरन है, कुछ फिश 30 to 40% काफी बड़ा होगा, फिर उस नेक्स्ट बैच में मीडियम वाले होंगे, उसे छोटे वाले होंगे। आपके फिश जितने भी छोटे हो, जितने भी बड़े हो, मगर सेम एज ग्रुप के होने के कारण वो फिश हार्डी होगा, उसका ग्रोथ भी बढ़ेगा, सही ढंग से आप उसको जाएंगे। फार्मर्स हम लोग क्या करते हैं, जब तालाब में छोड़ने के टाइम बोलते हैं सर हमें सब हर कोई बड़ा बड़ा साइज के दीजिए। बड़ा बड़ा साइज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, डॉर्सल फिन में जो कांटा होता है, उसका कांटा शार्प हो गया तो आप उसको ट्रांसपोर्टेशन टाइम में प्रॉब्लम होते हैं। मगर आप हम लोग कभी नहीं बोलते हैं मुझे सेम एज ग्रुप के बच्चा दीजिए। वो सेम एज ग्रुप के बच्चा आप जब लेंगे, उसके सर्वाइवल रेट, साथ में ग्रोथ और नंबर ऑफ फिश स्टॉक करने के बाद जो हार्वेस्ट करेंगे, उतना ही फिश आपको मिलेगा। जिस कारण से देखिएगा फार्मर लोग बड़ा मछली छोड़ते हैं और पकड़ने के टाइम जाके देखिएगा उसका 20% ही मछली उसको मिला, बाकी 80% मछली नहीं मिला। बेसिक कारण है सेम एज ग्रुप। सेम एज ग्रुप के रखिएगा तो आपको एक अच्छा ग्रोथ उसको मिलेगा, अच्छा ग्रोथ की परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। ये हुआ लार्वा रियरिंग पार्ट। वाटर क्वालिटी पार्ट में पीएच, हार्डनेस, एल्कलिनिटी, टेम्परेचर कितना हो वो दादा हम आपको दिखाएंगे और बोलेंगे भी। और साथ में कुछ लार्वल इन्फेक्शन जो डिजीज है, उस पर्टिकुलर कुछ टाइप के डिजीज के लिए कैसे कैसे ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं इनिशियली, उसको भी हम लोग बोल रहे हैं।
थोड़ा सा 2 मिनट के ब्रेक के बाद हर कोई आप लोग लाइन में रुकिएगा। আচ্ছা, এবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ हिंदी বিষয় बोले दो। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस करने वाला हूँ। वो चीज है वाटर पैरामीटर्स क्या होना चाहिए। देखिए, मेरा एक सिंपल सा आपका पास रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इसमें आप ध्यान ना दीजिए। क्यों मैं बोल रही हूँ, आप सोचिए आपका घर रेल लाइन का बगल वाले एक कमरे में है, तो आप छोटा से जितना टाइम में बड़ा हुई है वो ट्रेन का जो सिटी, उसमें आपको नींद का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो गांव में बड़ा हुई है उसको आप लेकर उस जगह में रखेंगे तो क्या होगा, उस सारे रात में वो ट्रेन का आवाज में नहीं नींद होगा। सिंपल सा, जिस पानी में आपको बच्चा हैच हुई है उस बच्चा का वही पैरामीटर ने फिट कर लिया, इसलिए वो जिंदा है। ठीक है, पहला बात यह है। दूसरा बात जो है, लेकिन हाँ, आपको ग्रो आउट स्टेज तक लेने का टाइम में जब ये कल्चर पीरियड 2 मास से ज्यादा होगा, 2 मंथ का ज्यादा टाइम में होगा, तब आपको कुछ अच्छे क्वालिटी वाटर पैरामीटर्स मेंटेन करना होगा। सबसे पहले जिस चीज को आपको ध्यान देना होगा वो है वाटर पीएच। पानी का जो पीएच क्या है ना, वो एक बेसिक इंडिकेटर है जिसका हिसाब से हम इस पानी को कहेंगे अल्कलाइन मोड या एसिडिक मोड। क्या होता है, मछली जब खाना खाते हैं उसके बाद वो जब फिकल मैटर जो रिलीज करता है और कुछ खाना जो वेस्टेज हो रही है वो हमेशा पानी के साथ मिक्स्ड करके वो अमोनिया और उसमें एसिडिक कंडीशन ग्रो करता है। उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमको चूना देना होगा और अमोनिया को कंट्रोल में आने के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट मार्केट में है, आपको उसमें ध्यान देना होगा। बच्चा जब आप रेयर करेंगे, पहला जो बच्चा जब हैच करने के बाद जिस सिस्टम में रहेंगे, हर रोज अच्छे क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा हर रोज 100% पहला 7 दिन तक वाटर एक्सचेंज का जरूरत है। इसको मेंटेन करने के लिए आप एक फ्लो थ्रू सिस्टम रख सकते हैं, जो एक जगह में पानी उसका अंदर जाएगा और दूसरे जगह से पानी निकल जाएगा। इस तरह से आप सिस्टम बना सकते हैं और मेरे जैसा सिस्टम बना सकते हैं। उसमें क्या, दिन में हम एक बार टोटल जो पानी है, ये पहला 7 दिन का बात बोल रही हूँ, आपने जो बच्चा जिस जगह में आप पहले आइकोनिया का बीच में जो पानी आपको देखा है, देखिए उसका पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। क्यों ट्रांसपेरेंट है? इसके कारण है वो बच्चा का बॉयस आज 7 डेज ऑनवर्ड्स हो रही है। 7 डेज नहीं है क्योंकि वो लास्ट वेडनेसडे का बच्चा है, ठीक है, आज 4-5 दिन हो रही है, तो उसका पानी हर रोज चेंज करना होगा 100%। सबसे ज्यादा ध्यान आप देंगे जिस चीज को, वो है वाटर टेम्परेचर। आप आपका हिसाब से, ठीक है, आप एक बहुत सेंसिटिव पार्ट डील करने जा रही है, क्योंकि मगुर का जो बच्चा जब उसमें निकलेगा ना, 10 बच्चा मिलाकर एक मुसरो का डाल होगा। सिंगी का जब बच्चा होगा 25 to 30 बच्चा मिला करके एक चावल का साइज होगा। तो इतना छोटा बच्चा को अब बहुत बड़ा चैलेंज का काम है उसको जिंदा रखना। सबसे पहला जो चीज है वो है वाटर टेम्परेचर। जिस पानी से आप उसको वाटर एक्सचेंज करेंगे, उस पानी का टेम्परेचर और जिस टेम्परेचर में वो था, ये दोनों को बराबर एक जैसा होना चाहिए। मैक्सिमम वो 2 डिग्री टेम्परेचर को माने टॉलर कर पाएगा। देखिए, आप सोचिए, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में सबसे बड़ा चीज जो है
टेम्परेचर शॉक हमेशा उस मछली का जो नर्व सिस्टम उसका ऊपर अटैक करेगा। अगर एक मछली का नर्व सिस्टम ब्रेक कर जाएगा तो उसका टोटल सर्वाइबिलिटी जीरो हो जाएगा, टोटल सर्वाइबिलिटी जीरो हो जाएगा। पीएच शॉक, पीएच चेंज थोड़ा स्लो में होगा, उसमें मछली सरवाइव कर पाएगा, लेकिन टेम्परेचर शॉक तुरंत होगा और 2 डिग्री से ज्यादा होगा तो 100% मोर्टेलिटी आ सकते हैं। पहला चीज जो है वो जो पानी, आप मान लीजिए आपका 10 चेम्बर है, आप एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 स्क्वायर मीटर सॉरी 1 क्यूबिक मीटर जगह में 28 लीटर अराउंड पानी है। तो आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम में पानी वाटर एक्सचेंज करने के लिए कितना पानी का जरूरत है, वही मान लीजिए कल सुबह में हम इसको वाटर को एक्सचेंज करेंगे तो उसका अगला दिन, पहला दिन में हम उसका तरह पानी को हम एक जगह में स्टोर करेंगे। अगर अच्छा क्वालिटी चाहे तो उसमें आप एक एयरेशन डाल दीजिए, एक एयरेशन डाल दीजिए। हमारा जो सेटअप है वो उसको थोड़ा दिखाओ ऊपर में। हमारा जो वाटर टैंक जो है, देखिए 2 एयरेटर पाइप गए ऊपर में, ठीक है। ये जो पाइप दिखाई दे रही है ना आपको, ये जो पाइप उसमें गए, इस पाइप में वो ऑक्सीजन का फ्लो हो रही है, तो हमारा टैंक का ही तो पानी हर जगह में चल रही है ना, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और क्या होगा, टेम्परेचर का हिसाब से आप जब देखेंगे, देखिए सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर वो पानी का ऊपर का लेयर में होगा और सबसे ठंडा पानी नीचे में रहेंगे। जब आप एक एयरेशन उसमें डाल देंगे तो क्या होगा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा सारा पूरा सिस्टम में। हाँ, तो ये छोटा सा चीज है, लेकिन 100% सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो टेम्परेचर हमेशा एक होना चाहिए। दूसरी बात ये है, देखिए बच्चा अगर अच्छा, मैंने जो पहला चीज जो बताया आपको, वो 28 आवर्स का हैच करने का बच्चा अब अलग जगह में रख देंगे तो उसमें 2 to 5% मोर्टेलिटी आएगा, उससे ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं आएगा। देखिए डिजीज के बारे में जितना बताएंगे उतना भी कम होगा, लेकिन मैंने एक सिंपल सा स्टेज आपको बता रही है। आप सिर्फ यही देखना होगा, आपका सिस्टम में जितना मछली है, मान लीजिए हमारा सिस्टम में 1000 बच्चा है, उस बच्चा में जो बच्चा सुबह में मर गया उस बच्चा को आप निकाल लीजिए। सिर्फ आपको यह देखना होगा जो मर गया वो आपका टैंक का हिसाब से मिडिल साइज का बच्चा, छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए 10 बच्चा मर गया, 10 बच्चा मरने का जो रेशियो, उसमें 6 से ज्यादा आपको मिडिल साइज का बच्चा होगा तो तब आप सोचेंगे जरूर इसमें कोई इन्फेक्शन है। देखिए सबसे बड़ा बच्चा ओवरफीडिंग में मर जाएगा और सबसे छोटा बच्चा वो फीडिंग ना पाने के कारण दुर्बल होकर मर जाएगा, लेकिन मिडिल साइज का बच्चा ज्यादा से ज्यादा मरेगा तो आपका कोई डिजीज होगा। देखिए नेचर ने ही तो हम लोगों को सिखाया ना, क्यों एक मछली को इतना अंडा क्यों हो गए, क्योंकि इसका बच्चा कम जिंदा रहेगा। अब आपका हिसाब से सोचिए, 3 डोमेस्टिक एनिमल का मैं एग्जांपल दे रही हूं, गोरू, काऊ, कितना बच्चा होगा एक साथ? एक। जितना कितना होगा? एक में एक ही। गोट, छागल, कितना बच्चा? 2।
कितना जिंदा? 2। कुत्ता को अब देखिए 5 6, इन तक 1, मैक्सिमम 2। ठीक है, ये नेचर का अपना बैलेंस। एक रोहू मछली का बच्चा होगा तो 1 केजी मछली से 1 लाख से ज्यादा उसका अंडा आएगा। अगर 1 लाख में 1 लाख सरवाइव कर जाएगा तो सारा वर्ल्ड में तो सिर्फ रोहू ही रहेगा ना। तो नेचर में पॉलीफिक ब्रीडर इसीलिए बनाया जो कुछ बच्चा नष्ट हो जाएगा। देखिए नेचर में 2% बच्चा सरवाइव करता। हम लोगों का प्रयास यही होगा जो हम लोग उनको 50 to 60% पर तक ले जाएंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोई केमिकल्स, मतलब उसमें कोई फंगिसाइड या एंटीबायोटिक ज्यादा से ज्यादा कोई टाइम मत में यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे उसमें? उस मछली को हेल्दी रखेंगे, हैप्पी रखने का प्रयास करेंगे। उसको जो फीड देंगे वो क्वालिटी फीड होना चाहिए, उसका प्रोटीन परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, और जो चीज है उसमें कोई विटामिन और मिनरल्स का कमी नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा ध्यान देंगे उसमें मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का कमी कोई टाइम में नहीं होना चाहिए। और विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स हमेशा जरूरी, विटामिन ए जरूरी, और विटामिन D3 और सी का बेहतर रोल है। ठीक है, हर स्टेज में। अब सिंपल सा, और मछली के लिए कोई स्पेशल मेडिसिन आपको पास है तो ठीक है, नहीं होगा तो आप बताएंगे उसको। हाँ, ह्यूमन का भी मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। हाँ, तो सर ने आपको वाटर क्वालिटी और कुछ डिजीज के बारे में बताए हैं। हम आपको थोड़ा सा फ्यू डिजीज प्रोफेक्टिक और विटामिन सी, विटामिन ई और कभी कभी हम लोग कुछ फ्लोरीन क्लोराइड इस टाइप के जो मिक्स वाले विटामिन मिनरल्स है उसको यूज करते हैं। उसका क्या डोजेस में देना है, क्या है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा और भी बोलूंगा। मुझे जस्ट 2 मिनट का समय दीजिए, मुझे फिर कनेक्ट करके आपको सबको रहते हैं। आप लोग थोड़ा सा लाइन में रुकिए। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग और थोड़ा सा टाइम उसका सेशन यहाँ पर एंड करेंगे। शाम में 5 एक्सपर्ट जुड़ेंगे फ्रॉम कुवैत रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वाकल्चर। वो बेसिकली एक इंडियन है, मगर उनके पास 2 से 3 पेटेंट हैं और फर्स्ट टाइम फिश में वैक्सीन बनाने वाले वही आदमी है। अभी इंडिया से अभी कुवैत में है, डॉक्टर आजाद सर। वो हमारे भी टीचर हैं। तो सर आज 5 बजे जुड़ेंगे, वहां पर आपका डिजीज के बारे में A to Z बताएंगे। वो बोलेंगे बहुत सारे डिजीज के बारे में, मगर हर कोई फिश में वो चीज एप्लीकेबल है। तो 5 से 6 बजे का सेशन है। संडे टॉकिस करके हमारा एक प्रयास है, हम लोग अभी हर संडे में एक्वा डॉक्टर सोल्यूशन से एक घंटा का सेशन रखते हैं, जहां पर ग्लोबल एक्सपर्ट एक्वाकल्चर के सबको हम लोग इन्विटेशन देते हैं, वो लोग बोलते हैं। तो 5 बजे 6 बजे आप लोग जुड़िएगा। आपके सर्टिफिकेट सेशन 6 बजे के बाद सर के हाथ से आप लोग को हम लोग डिजिटल वाला सर्टिफिकेशन देंगे और हार्ड कॉपी आपके पास बाय पोस्ट जाएगा। तो आप 2 मिनट समय दीजिए, उसके बाद हम डिजीज वाले जो चीज है 2-3 आइटम उसको हम दिखा रहे हैं। बेसिकली हम लोग डिजीज में इनिशियली लार्वल स्टेज में कुछ पर्टिकुलर डिजीज देखते हैं। एक होता है बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यू टू पोर वाटर क्वालिटी। पानी की क्वालिटी जितना खराब होगा, पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आने के साथ साथ उसको फंगल इन्फेक्शन में वो ट्रांसफर होगा विद इन 30 to 45 मिनट्स। ऐसे भी सिचुएशंस है जहां पर आप पानी में आप साइफोन नहीं किए हैं, 2 दिन फेंक के रख दिए हैं पानी मछली के साथ, और उस गंदा पानी में वो फिश बैठा हुआ है, आप उसको कुछ नहीं किए, ट्रीटमेंट नहीं किए। इसलिए बेसिक जो चीज हम लोग यूज करते हैं, एक यूज करते हैं मेलाचाइट ग्रीन बोल के और एक मिथिलिन ब्लू बोल के। मैं एज ए प्रोफेशनल मैं बोलना चाहता हूं, दोनों ही FFDA के रेगुलेशंस के अंडर में नहीं है, मींस ये लोग अप्रूव नहीं है अंडर US FFDA।
मगर एक्वा कल्चर में हम लोग इसको अभी भी यूज करते हैं कि उसका कोई विकल्प अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं। तो इस कारण से आप जब इसको यूज करिएगा, जितना कम से कम आप बना सकते हैं स्टॉक कल्चर बना के, कैसे बनाएंगे सारा भी बोलेंगे, और स्टॉक कल्चर बना के उस स्टॉक कल्चर के माध्यम से आपके जहां पर हैचिंग प्रोसेस हो रहा है और जहां पर आप उसको रियर कर रहे हैं, नर्सरी और रियरिंग दोनों प्रोसेस में उसको स्टॉक कल्चर से लेके आपको कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिए, मेरा हाथ में जो है, एक है वो मैलाकाइट ग्रीन और दूसरा जो है वो है मिथिलिन ब्लू। मैलाकाइट ग्रीन बेसिकली कोई भी तरह फंगल डिजीज में सबसे अच्छा काम देता है, सबसे अच्छा। वो जिसका पास जो हॉबिस्ट है, वो व्हाइट स्पॉट डिजीज मछली को होता है और ऑर्नामेंटल मछली में बहुत माने सेंसिटिव बहुत ये है, सबसे अच्छा काम करेगा वो मैलाकाइट ग्रीन। और मेथिलिन ब्लू मैक्सिमम एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों को ही ये सेव करेगा। हम कैसे यूज करते हैं, हमारा 1 लीटर शुद्ध पानी, तो जहां पे आपको डिस्टिल वाटर मिलेगा आप ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हमारा हर घर में एक स्टोव होता है ना, प्रेशर कुकर। आप प्रेशर कुकर का अंदर आप 2-3 लीटर पानी रख दीजिए। उस पानी को आप 20 से 30 मिनट तक आप उसको जस्ट बॉयल कर उसके बाद छोड़ दीजिए। वो नेक्स्ट दिन में वो जब शीतल हो जाएगा वो 100% प्यूरिफाइड पानी आपको मिल जाएगा। उसमें से आप 1 लीटर पानी लेंगे, 5 ग्राम मैलाकाइट ग्रीन हो या मिथिलिन ब्लू हो, उसका 5 ग्राम उस 1 लीटर में आप मिक्स करके वो होगा आपको पास स्टॉक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन लेकर आप 2 से मतलब आप 100 लीटर, आपका एरिया को कैलकुलेशन करना होगा। मैंने तो अब सिंपली ये बताया आपको, उसका दैर्घ्य कितना होगा, प्रस्थ व वेध कितना होगा, वो आपको फीट में कन्वर्ट करना होगा। आप लेंथ और ब्रेथ, आपका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे लेंथ, उसके बाद उसका इंटू ब्रेथ मींस वाइड, और उसका हाइट इंटू 28.32। इसके जब आप गुना करिएगा सबका फीट में लाके 28.32 से गुना करने से कितना लीटर पानी आपके उस पर्टिकुलर टैंक में है उसका वॉल्यूम निकलेगा। और उस वॉल्यूम का हिसाब से 100 लीटर में आप 2 से 3 ml, वो जो स्टॉक सॉल्यूशन बनाया 2 से 3 ml उसको देना होगा। ठीक है, एक बारी देंगे। देखिए, कोई भी इन्फेक्टेड चेम्बर में पहला जो चीज है, आप वो जो कोई भी औषध देने के बाद मिनिमम 3 घंटा आपको रोकना होगा। 3 घंटे में जितने मछली मरे वो मर जाएगा। उस मेडिसिन उस डिजीज का ऊपर कंट्रोल कर रही कि नहीं, 3 घंटे के बाद 1 घंटा आपको ऑब्जर्व करना होगा। मतलब जिस टाइम में आपने उसमें औषध देंगे, वो मेडिसिन डालने के बाद 4th आवर में आपको पता चलेगा वो मेडिसिन इफेक्टिव हुई कि नहीं। ठीक है, पहला जो 3 डालने के बाद जो 3 घंटा, उसमें आप कोई उसका इफेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मरने वालों जिसको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, उसको ये औषध सुधरने वाला नहीं है। वो मरने तक वो 2-3 घंटा लग जाएगा। लेकिन जिसका ऊपर इसका इफेक्ट होगा 4 घंटा, माने मतलब 4 आवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमने हमारा इधर जो भाइया वो सब काम कर रही है, मैंने ये 2-3 चीज उनको सिखाई। अरे भाई, ये देने का कोई जरूरी, अगर देगा तो पहला 3 घंटा में जितना चाहे माने 1000 मछली से 500 मर जाएगा तो उसको फेंक दो। ऐसा मुझको मत फोन किया हो जो ये औषध का काम हो नहीं।
वो 4th आवर की बाद उसी टाइम का हिसाब से मुझको आप बताओ जो कितना मरे। 10 से 15 मरे वो 4th आवर में, मतलब ये मेडिसिन 100% काम कर रही है। तो वही आवर्स में, और 50 से ज्यादा मर गया तो इसका इफेक्ट नहीं हो रही है। उस पर्टिकुलर आवर में मैंने एक सिंपल सा वो किसान का मैंने एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर लिया। और 2-3 चीज है, देखिए। पहला जो चीज है वो मछली को आइडेंटिफिकेशन करना, उसका बीमार है कि नहीं। देखिए मैंने आपको जो पहला मागुर का बच्चा जितना है वो जो आइकॉर्निया का वो खींच करके आपको जो दिखाए, वो सारा वाटर बॉडी में एरिया में कोई मछली नहीं है, 5 से 10 मछली दिखाई दे रही है। लेकिन जब हमने वो आइकॉर्निया को हटाया, अराउंड 2000 से ज्यादा मछली आपको दिखाई दे रही है। ये एक सिंपल सा इंडिकेशन है। अगर दिन में ज्यादा से ज्यादा मछली बाहर में होगा तो शायद कोई ना कोई इंफेक्शन होगा। हेल्दी मछली कोई टाइम में सनलाइट में नहीं आएगा। पहला चीज ये है। सिंगी का जहां पे हमने खावर फेंका है, आपको देखा है टीवी फेंक के, उधर क्या देखा, उस मछली बड़ा बिल्कुल बीमारी का तरह सो रही है सारा चेम्बर में। तो हम इंफेक्शन है कि नहीं कैसे उसको समझेंगे? सिंपल सा हिसाब, आप एक छोटा सा बाटी लेंगे हाथ में, उसमें कुछ पानी रहेगा, आप उस पानी हाथ में लेकर एक बार उसमें फेंकेंगे, वो जो वाइब्रेशन आएगा, अगर हेल्दी मछली होगा वो तुरंत छूट जाएगा, माने जहां पे हाइडिंग प्लेस है वो उसका तरह छूट जाएगा। ये जो पहला सिम्टम्स जो होगा वो देखकर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे ये मछली सारा जगह में सो गई है, इसका मतलब मेरा कमजोरी बच्चा है, अरे डाल दो जो है भी है। हाँ सर क्या करेंगे, उन्होंने वो सिचुएशन नहीं समझ करके आपको वो कोई भी मेडिसिन बोल दिया, आपने डाल दिया। अरे मेडिसिन सही टाइम पे दे दिया तो मैजिक का जैसा काम करेगा। अगर कोई भी मेडिसिन का एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल उसको रेसिडुअल इफेक्ट होता है, क्या होगा, रेजिस्टेंस ग्रो कर जाएगा। और जगह जिस टाइम में उसका जरूरत है और रेगुलर बेसिस आपको उसका यूज आपको मन में आ जाएगा, जो मेडिसिन देना होगा, वो एक बैड हैबिट आपको ग्रो कर जाएगा। और उसका हैबिट ग्रो करने के बाद जब रियली उसको बीमारी आ जाएगा, उसी टाइम में कोई मेडिसिन काम नहीं करेंगे। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ। एक लास्ट 2 दिन का पहले हम एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इस एरिया से एक लोग ने वो ये लेके गए कि सिंगी मछली लेके गए, 2000 मछली लेके गए। तो उन्होंने 2 दिन का बाद 3 दिन का ये बीच में मुझको फोन कर रही है, दादा आज 2 से 2.5 बच्चा मर गया। क्यों? बच्चा जाने के बाद में आपने फोन की, एक भी बच्चा नहीं नष्ट हुई। तो आप सिंपल सा, आप तो मुझको डायग्नोसिस करना होगा, आप सिंपल सा मुझको बताइए आपने उसमें क्या की। उन्होंने बताया, एक ने एडवाइस दे दिया, मैंने उसका ऊपर बीकेसी डाल दिया। बीकेसी मतलब वो है 100% सैनिटाइज आइटम। कोई भी मछली को डील कर रही है उसको मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा। मैंने उनको बताया, कौन बताया? फार्म में से मछली लेने का टाइम मैंने आपको बताया। मैंने क्या बताया आपको? सिंपल सा तालाब का पानी आप ले लीजिए और कोई भी बोर वाटर में पानी ले लीजिए, ओवरनाइट उसको स्टे करके अब इस मछली को छोड़ दीजिए। तो आपने क्यों ऐसा की? तो तब उन्होंने बताया क्या करे। देखिए ये भगवान का ऊपर हाथ है, क्योंकि बीकेसी का तो एक इफेक्ट मिनिमम 15 डेज रहेगा। तो आप मैंने कोई भी एक मेडिसिन आपको बोलेंगे तो उसका एक केमिकल कंपोजिशन है, तो इस दोनों केमिकल का भी तो एक रिएक्शन होगा, तो उस रिएक्शन से भी तो मछली ज्यादा मर जाएगा। तो क्या करें हमने? सिंपल एक तरीका उन्होंने, जो टोटल पानी पहला आप 70% पानी को बाहर निकाल दीजिए। आप उन्होंने इंफॉर्मेशन ले लिया, उनको एक टैंक है, पहला दिन का पानी मैंने जो बताया, क्योंकि टेम्परेचर शॉक उसी टाइम में होगा वाटर एक्सचेंज करने के लिए। ये
मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स यही करते हैं। मछली बीमारी में है और यह है, और तुरंत वो उस पानी को निकल दिया, वो फ्रेश वाटर पानी दे दिया। अरे भाई, फ्रेश वाटर पानी का एक अलग सा केमिकल कंपोजिशन है, अलग सा टेम्परेचर है, और आप जहाँ पे वो मछली रखे हैं उसका भी अलग सा कंपोजिशन है और टेम्परेचर है। अगर दोनों में टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आ जाएगा तो सबसे मैंने पहले जो बताया, जो उसका नर्व सिस्टम को और से कमजोरी कर देगा, ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और उसमें ही मैंने 100% भी मोर्टालिटी आ जाएगा। तो मैंने उसको इंफॉर्मेशन यही ले लिया, जो हाँ लास्ट नाइट में उन्होंने उनका टैंक भरा हुई है, मैंने बोला ठीक है पहले 70% पानी आप टोटल आउट कर दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, इस साइड में जिस तेज से आप पानी उसमें इन करेंगे, आउटसाइड में उनमें से कम गति में पानी निकलेगा। ऐसा करके उन्होंने बताया 15 मिनट ऐसा करेंगे, उसमें से क्या होगा, टोटल ये जो बीकेसी वाला जो ये मैक्सिमम निकल गया। सिर्फ सिंपल सा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, उन्होंने वाटर कैलकुलेशन की, और 4 मैंने बताया 500 mg का जो टैबलेट है, उन्होंने वाटर कैलकुलेशन 4 ये दीजिए। उसके बाद उन्होंने बताया सिर्फ 15 मछली मरी और कोई मछली का ये नहीं हुई। देखिए हमेशा ट्रेस फीड मैंने देना चाहिए, और कोई टाइम में आपको पास हम लोग जुड़ी हुई है देवतनों के पास बहुत सारे एक्सपर्टीज है, कोई भी चीज देने का टाइम में किसी को आप फोन कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर भी इस ग्रुप में है कोई टाइम में। देखिए मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग आई लव फिश, एक मछली का मरने का मेरा आंख में पानी आ जाता है। कोई टाइम में हम मुझको फोन कर सकते हैं, रात को 2 बजे। फोन নাম্বারটা বলুন স্যার, ফোন নাম্বারটা বলুন। আচ্ছা দাদা পরে পরে আমিও ভাবছি না, দাদু ভাবছে না, গ্রুপেই আছে, ভালো করে দেখবেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছে, মানে আমি আপনাকে বলছি রাত 2টোতেও যদি আপনার মাছের কোনো সমস্যা মনে হয়, এই মানুষটার ফোন পেলে কথা বললে আপনার উপকার লাগবে, আপনি ঘড়ি দেখবেন না, আমাকে 2টোতেই ফোন করবেন। কিন্তু কখনো কোনো সিস্টেমটাকে ডিসঅর্ডার করার পরে ফোন করবেন না, সিস্টেমটাকে ঠিক রাখার জন্য কাজ করবেন। মানে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, 18 বছরের জীবনে মানে মাছটাই আমার সাধনা, মানে ঠাকুর যদি ঈশ্বর আমাকে করুণা করেন এই মাছ ভালোবাসার জন্য করবেন। আমি রামকৃষ্ণের দীক্ষিত অনুগত মানুষ, তো যেদিন থেকে মাছকে ভালোবেসেছি ঠাকুরকে ডাকা ভুলে গেছি, ঠাকুরকে এটাই জোরাত করে বলেছি 1000 মানুষের কর্মসংস্থান হবে এটা যদি আমি রাখতে পারি, এবং আজ থেকে মাছটাই তুমি, আমি যেন ওর মাঝেই তোমাকে পাই। তো প্লিজ আপনারা ভালোভাবে করুন। এখন প্রচুর ওষুধ, প্রচুর টেকনিক্যাল সাপোর্ট পাচ্ছেন, যেটা আমি আমার জীবনের শুরুর দিকে পাইনি। এই জিনিসগুলো আপনারা পাবেন, এবং কি কোন জায়গায় আপনাদের ত্রুটি হতে পারে সেই জায়গাগুলো আমরা শেয়ার করার চেষ্টা করছি, আমাদের ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তো আপনারা স্টক সলিউশনটা বুঝতে পারলেন আর কিভাবে প্রয়োগ করবেন। সেফ ওষুধ দেওয়ার পরে মরা মাছ তুলে নেবেন, জল ঘাটাঘাটি একদম করবেন না, আর বেশি ইনফেকশন হয়ে গেলে মাছ খায় না, এটা সব সময় মাথায় রাখবেন। ইনফেকশন হয়ে গেলে মাছের খাবার দেবেন না, কেন ওই মৃত জিনিস থেকে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া খাবার নেয়, ফাঙ্গাস খাবার নেয়, তো ওই খাবারটাকে তখন গিয়ে ব্যাকটেরিয়া খাবার খেয়ে আরো পপুলেশন বাড়িয়ে দেবে। বুঝতে পেরেছেন? ঠিক আছে। दादा ने आपको जो चीज बोला उसमें मिथिलिन ब्लू और मेलाचाइट ग्रीन के स्टॉक सोल्यूशन बनाने का प्रोसेस बताया, कैसे इसको यूज करना है उसके बारे में बताया। साथ में और एक चीज बोला, जैसे कभी भी टाइम, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे इंक्वायरी आते हैं, दवाई लेके गया सर आपसे, देने के साथ सब मछली मर गया। जैसे अभी जैसे बहुत लोग बायोफ्लॉक वाले करते हैं, मछली जब मरते हैं तब बोलते दवाई दीजिए, दवाई दीजिए, दवाई देने के साथ बोलते सर मेरा बहुत सारे मछली मर गया 1 घंटे के अंदर। हम बोले और भी मरने दीजिए, बाद में 3 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद जो रहेगा वही आपके जीवन है। तो इसलिए ना ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स को डायग्नोसिस सही ढंग से हो, ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स में दवाई के एप्लीकेशन सही ढंग से हो, उसके ऊपर फोकस करके आप हर सिस्टम को रखिए। आप 2 चीज बताना चाहते हैं। अभी आप लोग देखिएगा हमारे जो क्लाइमेट है चेंज हो रहा है, ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, साथ में कल्चर के टेक्निक्स भी चेंज हो रहा है। इस कारण से कैटफिश ब्रीडिंग में मैच्योरिटी के रोल काफी इंपॉर्टेंट है।
कभी कभी फिश में ब्रूड स्टॉक मैच्योर नहीं हो रहा है पर्टिकुलर सीजन के टाइम, आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा विटामिन ई, विटामिन सी और कुछ मल्टीविटामिन उसको 3-4 महीना पहले से खाने के साथ यूज में करिए। कभी भी कोई भी विटामिन सी, विटामिन ई और मल्टीविटामिन यूज करिएगा, हर दिन खिलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर 7 दिन के कोर्स 30 डेज में जरूर हो, उसके ऊपर फोकस करिए। विटामिन सी और विटामिन ई को आपको पर्टिकुलर खिलाना है तो 1 kg फीड में 2 से 3 ग्राम आप उसको लेके मिक्स करके खिलाइए, और साथ में विटामिन ई, विटामिन सी और सेलेनियम के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो, उसमें अच्छा ओव्यूलेशन होते हैं। अब ओव्यूलेशन के मतलब हुआ जब प्रेस करेंगे आराम से अंडा निकलेगा, जब आपको स्ट्रिपिंग जाएंगे मेल में अच्छा उसका चीज आएगा। 2 फार्मर के सॉल्यूशन बताते हैं। एक है, मान के चलिए हमारे यहाँ पर आप गरम मसाला लाने के टाइम में देखिएगा कैसे उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है, दालचीनी हम लोग बोलते हैं, कड़बम। और एक दाल आता है ब्यूरी के दाल। ब्यूरी के दाल आप कम से कम शुरू में 2 महीना आप कोई भी फीमेल फिश को खिलाइए, और रोहू कतला हो, आपके रूपचांद हो, आप इवन कैटफिश में आप सिंगी मागुर में भी ब्यूरी के दाल को थोड़ा सा पेस्ट करके दाना के साथ फीड में विटामिन सी और मल्टीविटामिन के आप मिला के आप खिला सकते हैं। इससे क्या होता है, 1 kg फीड में आप जब ब्यूरी का दाल ऐड करेंगे 10 ग्राम, उसमें उसका फेकंडिटी परसेंटेज बढ़ाने में हेल्प करता है। और साथ में जो कड़बम हम बोले हैं, उस मेल में आपके स्पर्म सिक्रेशन के रेट इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। जैसे जो लोग ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प के स्ट्रिपिंग करते हैं मेल में, वो लोग भी उसको यूज कर सकते हैं। उसको यूज करना 1 kg में बेसिकली 2 से 3 ग्राम आप यूज कर सकते हैं। और जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हम आपको एड्रेस करना चाहते हैं, जैसे सर ने अभी ऑलरेडी बोला है, लार्वा रियरी में वाटर एक्सचेंज पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ट्राई करिएगा सेम पार्टी को रखने के लिए, और एक ओवरहेड टैंक रखने के लिए। ओवरहेड टैंक में आप हमेशा एरेशन देके रखिए, उसको अच्छा से मिक्सिंग करने दीजिए, और अच्छा सा ट्रीटेड पानी आप उसमें यूज करिए। हमारे जो सेशन है आज का पूरा वाला, इस सेशन हम लोग यहाँ पर उसको कंप्लीट आउट करते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है अभी पूछ सकते हैं। फिर 5 बजे से 6 बजे तक हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ेंगे फ्रॉम कुवैत। सर उस सेशन में आप जुड़िएगा, और सेशन में आप अच्छा से फॉलो करिएगा। डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर A to Z सारा आप वहां पर बोलेंगे। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बार अभी पूछना था, जो मेलाकाइन ग्रीन, हेलो सर, म्यूट है सर। वो जो मेलाकाइन ग्रीन जो प्रेशर कुकर में पानी गरम करके कैसे बनाना है, थोड़ा और एक बार कैसे, मान क्वांटिटी कितना है ओनली? देखिए 1 लीटर पानी आप लेंगे, उसमें 5 ग्राम। वो 1 लीटर में 5 ग्राम। अच्छा, बोतल चलिए सर, इधर बोतल चलिए सर। 1 लीटर में 5 ग्राम घोल के रख देंगे सर। हाँ। देखिए मान लीजिए ये, इसको आपको दिखाई दे रही है, 1 लीटर का बोतल है, ये 1 लीटर का बोतल है सर। ये 1 लीटर पानी में आप 5 ग्राम दे दीजिए। देखिए मेरा रिक्वेस्ट ये है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में तैयारी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटा से आप 100 ml लीजिए, वो 5 ग्राम को आप 5 में 1 ग्राम ना 100 टाइम्स मतलब 0.05 होगा। तो वही छोटा वाला आज उसका वेट करने का मशीन अवेलेबल है, तो छोटा वाला बनाइए। मैक्सिमम आप एक बार 1 लीटर का हिसाब से मैंने बता दिया, 1 लीटर में 5 ग्राम। सेकेंड और एक चीज है, आप एक लीटर बना लिए, मगर इस मेडिसिन की इफिकेसी कितना दिन रहेगा, एक बात हो सकता है।
मिनिमम 7 to 10 डेज कोई भी मेडिसिन आप यूज करने के बाद रख देंगे अच्छा ढंग से, उसका इफिकेसी 7 से 10 दिन के अंदर आपको यूज करना है, बेसिकली इस टाइप के स्टॉक सोल्यूशन में। इसीलिए आप 100 ml से मैक्सिमम 250 ml बनाए एक टाइम, वो खत्म हो जाने के बाद दूसरे बार बनाएंगे, एक बार 1 लीटर बनाने का कोई जरूरत नहीं। सर और एक बात है सर, वो तो पानी गर्म करके ठंडा होने के बाद ऐसे मिला देंगे, रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात है सर, वो जो इन्फुसूरिया में क्या क्या डालना है, केला का इन्फुसूरिया कैसे बनाना है वो लिख। अच्छा वही बोल रहे हैं। अच्छा आप वो स्टॉक सोल्यूशन बनाने के लिए आपको जो करना होगा, आप कोई भी मिट्टी का बना हुई है, हमारा जो गमला का टब का जैसा जो होता है ना, कोई जगह में वो जो गोरू का जो आप लोग गाय को खिलाने वाले आर्देन वाले पॉट हैं जो, सर आर्देन पॉट हो गया, एफआरपी के टैंक हो गया, किसी के पास हो, उसका भी नहीं हो, मान के चलिए मेरे पास चावल रखने के लिए 50 केजी के प्लास्टिक के ड्राम हो, जहां पर पानी भी रखते हैं चावल भी रखते हैं, हाँ, उस टाइप में कोई भी चीज, कोई भी आइटम आप ले सकते हैं। सर मैं पॉलिथीन डाल के कर सकता हूँ? नहीं, देखिए पॉलिथीन में इसका ग्रोथ अच्छा नहीं है। मैंने जो देखा सबसे अच्छा ग्रोथ होगा वो आर्देन सिस्टम में, मिट्टी में बना हुई हो जो पॉट उसमें सबसे अच्छा होगा। हाँ, वो आपको पास नहीं है तो आप दूसरे ये प्लास्टिक में ये ऐसा इसको यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन पॉलिथीन में मिट्टी डाल के कर सकते हैं? पॉलिथीन के नहीं, मिट्टी का जरूरत ही नहीं, मिट्टी क्यों डालेंगे, बता रही है। अच्छा एक चीज आपको थोड़ा सा बता दें, इन्फुसूरिया का मतलब हुआ पानी का जीव। इन्फुसूरिया का मतलब नहीं हुआ जैसे जहां पर मिट्टी है तालाब का जीव। ये पहले चीज क्लियर होना चाहिए। जहां मिट्टी डालें, जहां पर पानी डालें, वहां पर क्या क्या चीज आएगा, उसमें आपका कीड़ा आएगा, कीड़ा में आएगा आपके फ्लाई के अंडा देगा, मॉस्किटो का आएगा, और साथ में तालाब के पानी छोड़ा तो प्लैंकटन आएगा। इन्फुसूरिया नॉर्मल पानी में होता है, उसको हम बोलेंगे शुरू में साफ सुथरा रहता है पानी, फिर धीरे धीरे पानी जितना खराब होगा, गंदा होगा, उसमें आता उसका ग्रोथ होगा, मगर इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा एक ये है, आपको पानी का हाइट 9 इंच होना चाहिए मिनिमम। 9 इंच से 1 फीट तक आपको पानी का हाइट होना चाहिए। उस पानी में आप केले का जो छिलके, 1-2 केले का छिलके डाल दीजिए, और गेहूं का जो मिल्क, रॉ मिल्क, बॉयल नहीं है, वही आप मैक्सिमम 50 ml डाल सकते हैं, मैक्सिमम 50 ml। कौन सा मिल्क सर? आपको थोड़ा सा हम थोड़ा सा भी और थोड़ा सा सर के बात को एक्सप्लेन करते हैं। आप पानी लिए जहां पर 9 इंच के पानी का हाइट रहे और 1 फीट तक पानी, उसको आपको मेंटेन करना है, ठीक है। उसमें केला का जो छिलका है, बनाना खाने के बाद जो उसका छिलका मिलता है, उसको छिलका नहीं मिला, आपके यहाँ पर बनाना नहीं है, तब इन्फुसूरिया कैसे बनाएंगे? नहीं मिलेगा। तब राइस के जो पेडी स्ट्रॉ आता है, उसको हाथ के माप से इतना इतना कट के, ऐसा ऐसा नहीं, इतना इतना तक लंबा लंबा करके, उसको भी ओवरनाइट रात में भिगा के रखिए। उस स्ट्रॉ को जाके वहां पर छोड़िए, और उसमें 50 ml से 100 ml हम बोलेंगे, सारे एक्सपीरियंस इसलिए 50 ml बोले। इनिशियली आपका इन्फुसूरिया आने में समय लेते हैं 7 to 10 डेज। एक बार आ गया तो फिर बार बार 3-4 दिन के अंदर आप उसको कल्चर उठा सकते हैं, फिश को खिला सकते हैं। तो आप 50 से 100 ml, 100 ml काउ मिल्क, रॉ काउ मिल्क, जिसको आप बॉयल नहीं किए हैं, जिसको आप पकाए नहीं हैं, रॉ काउ मिल्क को यूज कर सकते हैं। मान के चले अभी आप बोले मेरे पास गाय भी नहीं है, मेरे पास दूध भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें आप कोई भी मिल्क पाउडर लाइए,
रात में उसको पानी के साथ घोल के छोटा सा एरेशन दे के उसको अच्छा से फार्मेंटेड करवाइए ओवरनाइट। नेक्स्ट दिन सुबह उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपके दूध पानी के अंदर जाएगा, पानी में वो सड़ेगा, सड़ने के साथ इन्फोसूरिया बेसिकली एक प्रोटोजोआ के ग्रुप के एक जीव है जो सिंगल सेल एमीबा के बाद हम प्रोटोजोआ का भी नाम बोल सकते हैं। वो जब आएगा वो हवा में ही घूम रहा है, जब उसका खाना आप बना के देंगे सही ढंग से तभी आएगा। कभी देखिएगा हम लोग घर में कोई पेट्स रखते हैं ना, मान के चलिए कोई बिल्ली रखते हैं, कोई डॉग रखते हैं, पेटी की ओर खाना आप लेके बैठे हैं मगर सही ढंग से नहीं दे रहे हैं, प्लेट में सजा के, कुत्ता भी उसमें नहीं आके मुंह लगाएगा। तो इसलिए कोई भी काम करिएगा तो सही ढंग से सिस्टम के अनुसार बना के दीजिएगा तो वो चीज आपके ऑटोमेटिकली उसमें ग्रो करेगा। ठीक है सर, और क्या छोड़ने के लिए बोले थे सर, और क्या इसका अंदर छोड़ने जो चीज उसमें रखेंगे क्या, किस जगह पर, ऐसा जगह आपको चुनना होगा जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पर उसका जाना चाहिए। और दूसरा चीज ये है उसका ऊपर आप एक मस्कीटो नेट उसको बिछा देना चाहिए, अदरवाइज वो मस्कीटो उस पे आएगा और अंडे डाल देंगे। उसमें कोई टाइम में आपको इन्फोसूरिया नहीं होगा, उसका बच्चा ही उसको खा लेगा। तो स्टार्टर कल्चर में एक छाई में रखना पड़ेगा, धूप में नहीं रखना, छाई में रखना। थोड़ा सा हल्का शेड दीजिएगा, साथ में थोड़ा सा हल्का शेड नेट लगाइएगा। नहीं है तो मॉस्किटो के नेट कवर करिए, जैसे पत्ता ना गिरे, उसमें कोई मच्छर ना आए, अंडा ना छोड़े। जिस पर्पस पे आप बनाए हैं उस पर्पस के इन्फोसूरिया उसपे ग्रो हो। और ग्रो करने के बाद आप उसको एक छोटा सा जगह में लेकर आप कोई भी एक्वेरियम ये में से पानी दीजिए, वो स्टार्टर कल्चर उस जगह से 1-2 लीटर वो उसको निकल लीजिए, उसको दे दिए। और क्या करना होगा, हर रोज जितना चाहे आप उसको से निकाल लीजिए वो इन्फोसूरिया वाला पानी, आपको मछली को खिलाए और उसका हिसाब से फ्रेश वाटर उस पर डाल दीजिए और उसका खाना जो है वो जो दूध हर रोज 1-2 चम्मच उसमें डाल दीजिए। सिंपल सा चीज, एयरेशन देने का कोई जरूरत नहीं, सिंपल सा चीज। दूध डालना पड़ेगा जो पानी उठाने के बाद, जब आप उठाएंगे उसके बाद जब फ्रेश ये देंगे उसके एक थोड़ा अच्छा है। और केला ये नहीं देना पड़ेगा? नहीं उसमें तो केला का ये बना रही है वो स्टार्टर का टाइम में, शुरू का टाइम में उसको लेने के लिए। लेकिन ठीक है सर, जब आप मल्टीपल टाइम में यूज करेंगे ना पांडे जी, तो उसमें आप क्या करिएगा, एक एक्वेरियम में नॉर्मल पानी रखिए, स्टार्टर कल्चर से 1 लीटर उठा लिए, उसको दे दिए, वहां से मान के चले बिकार में 100 ml हो 200 ml हो करके आपको देना है। जैसे जैसे आप निकालते गए थोड़ा थोड़ा आप उसमें मिल्क ऐड करते रहिए और थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ा तो थोड़ा सा फ्रेश पानी भी निकाल सकते। तो पानी भी घट रहे हैं आपके वहां पर और साथ में उसके जो क्वांटम आपको चाहिए उस क्वांटम की क्वांटिटी भी घट रहे हैं। जैसे उस क्वांटम मल्टीप्लाई करते रहे, इस कारण से आपको वहां पर मिल्क की एडिशन जरूरत है। ठीक है सर, ठीक है। और एक बात सर, हाँ। और जो हमारा जो बच्चे को देना है जो आर्टिमिया नहीं मिलेगा तो और कुछ दे सकता है आर्टिमिया के बारे में? प्लैंकटन नेट खरीदेगा मार्केट से। सर जिस तालाब में अच्छा मैन्योरिंग किए हैं, मैन्योरिंग क्या बात हुआ जहां पर गोबर डालें, अच्छा से उसको फर्मेंट करके डाले हैं, फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन उस तालाब में सही ढंग से है, तो तालाब के चारों तरफ से प्लैंकटन नेट से प्लैंकटन कलेक्ट करते रहिए। कलेक्ट करके हर दिन कम से कम 1 लाख बच्चा होगा तो उसमें 100 से 200 ml फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन के जो मिक्सचर है उसको हर दिन आपको फीडिंग करना है 4 टाइम्स। कितना दिन के बाद पाउडर फिर देना है इसको? 10 दिन तो एक खिलाएंगे, पहले 3 दिन इन्फोसूरिया और 7 दिन आपके आर्टिमिया और प्लैंकटन। उसके बाद आप जा सकते हैं पाउडर फीड में 15 दिन के बाद से। उसके आगे में उसका माउथ ओपनिंग नहीं कर पाएगा और फीड हजम नहीं कर पाएगा। और मार्केट से फीड लाके है ना डायरेक्ट मत डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी से अच्छा से उसको मिक्स करवाइए और साथ में उसका छोटा छोटा बॉल बना के 4-5 कोने में दीजिए, पूरा पानी को गंदा मत करिए।
सर ये जो फीड खुद बना सकते हैं, जो सर कोकोनट का? सर हम आपको चीज बताते हैं। मान के चलिए आपको अभी मोबाइल खरीदे हैं, आप मोबाइल से बात ही कर पाएंगे, वीडियोग्राफी बना नहीं पाएंगे। उसके लिए वीडियोग्राफी के बनाना है, ठीक है। आपका पहले फोकस करिए, मुझे चारा के प्रोडक्शन जाना है ना फीड के ऊपर फोकस करना है, तो फीड के ऊपर जाइए तो फीड के ऊपर फोकस करिएगा, चारा के प्रोडक्शन में जाइएगा तो चारा करते रहिएगा। हर कोई चीज आप खुद से करते रहेंगे, आपके हैचरी में सर्वाइवल रेट 35% आएगा। हर कोई चीज नहीं ना करके सिर्फ लाइव फीड के ऊपर फोकस करके आर्टिफिशियल फीड बाहर से मंगा के करेंगे, सक्सेस रेट आएगा 48%। और बाकी वाले क्यों नहीं आया परसेंटेज? उसमें हम लोग समय नहीं देते हैं, अच्छा क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं, अच्छे बूट स्टॉक नहीं है, और पानी की क्वालिटी सही ढंग से नहीं रखते हैं। जब उसको करिएगा आएगा 65 से 72%। और आज के दिन में इंडिया में कोई भी आदमी नहीं बोल पाएगा मेरे पास 95% सक्सेस रेट है। वो कारण है कैनिबलिज्म है, ग्रोथ में मॉर्टेलिटी है, सडन डिजीज है, सडन प्रॉब्लम है। इनिशियली हर कोई आदमी 100 से 100 अंडा निकाल देता है, मगर 40 से 45 दिन का जो सर ने बोले हैं उसका बच्चा परसेंटेज दिखाएंगे तो उसमें हार्डली 45 से 65 तक ही मिलता है, उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। थैंक यू सर। आप में और कोई किसी के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग 2-3 और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर 5 बजे मिलेंगे। Some people from Manipur and all, they have participated. Can you do you understand the whole things? If you don't understand anything on maybe for Hindi and all, so you can keep on ask me. There is no problem. Mr. Angam. हेलो। हाँ अर्षा जी बोलिए। हाँ, आपने इम्पू सूर्या के बदले में एक लिक्विड बताया था, हाँ उसका नाम क्या है? इसका नाम है विसीड एक्वा, विसीड। वीसी। हाँ VISUID, विसीड एक्वा करके लिक्विड फीड है। इसको भी आप पूरा कल्चर पीरियड तक यूज कर सकते हैं सर। उसके बाद में एक आपने पाउडर बताया था। हाँ फ्राई केयर, ये वाले हैं सर फ्राई केयर। इसको हैचरी के जो डास्ट फीड है उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, इसको खिला सकते हैं डायरेक्ट। और हाँ, डास्ट फीड खरीदने से भी उसके साथ इसको मिला के भी दे सकते हैं। डास्ट फीड 1 kg आपको लिए तो इसके सिर्फ आपको 20 ग्राम पाउडर लेके मिला के वही फीड को पूरा दिन में 4 से 5 बार फीडिंग करवाइए। एक चीज सर ने जो बोले हैं बार बार, मैक्सिमम टाइम के फीडिंग होना चाहिए। छोटा टाइम में ट्राई करिए 6 टाइम फीडिंग हो, जितना बड़ा होगा 4 टाइम्स हो, उसके ऊपर जितना होगा तो 3 टाइम्स मिनिमम फीडिंग हो। एक टाइम में सब भोजन जाके छोड़ मत दीजिए। और वो एक पेंटोन का आपने एक दिखाया था, बांग्लादेशी प्रोडक्ट है, उसका नाम क्या है? प्लैंकटन का नहीं दिखाया तो सर? नहीं नहीं, वो एक डिब्बा दिखाया था ना उससे पहले। आर्टिमिया। आर्टिमिया। हाँ आर्टिमिया। आर्टिमिया में टैबलेट भी आ रहे हैं, और आर्टिमिया में आपके ये आते हैं। बांग्लादेशी का प्रोडक्ट नहीं है, यूएस से इंपोर्ट होता है, ठीक है। हाँ तो हाँ, यूएस से इंपोर्ट होके आते हैं। एक डब्बा का है 454 ग्राम, मीन्स 1 पाउंड के वजन से आते हैं। तो ये बेसिकली आप 1 पाउंड का रखेंगे तो आपका 2-2.5 साल चल जाता है आराम से। इसका नाम क्या है? आर्टिमिया कैन बोलते हैं सर। इसमें बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है। ज्यादा जो चलता है वो OIS के ब्रांड चलता है। ओके ओके। तो प्राइस कितना है जो? सर आज के दिन में उसका प्राइस है 5200 रुपीज। कितना ग्राम सर है? अभी तो सर बोले 450 ग्राम। अच्छा। और कोई क्वेश्चन है? Jenu, you have any question you can ask me, because afterwards you will not get a chance to ask me, because evening we have a 5 to 6 hour session there, disease management के ऊपर बात होगा, then we will have certificate session afterwards that. हेलो हेलो, बोलिए अशोक जी। जो आपने जो प्रोडक्ट बताया उनका फोटो भेज सकते हैं आप हमारे फोन नंबर पे? आप टेंशन मत लीजिए,
आप लोग हर कोई हाँ। हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, हर फोटो हाँ। उसमें चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और आपका ट्रेनिंग के जो सर्टिफिकेट ओरिजिनली आपके घर के पास जाएगा, उसके साथ एक हाँ। फैक्ट शीट भी जाएगा, क्या क्या चीज हाँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें भी वो चीज मेंशन रहेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन नहीं होने के कारण नहीं हम नहीं, लोग कोई क्वेश्चन नहीं है। सर हम लोग इस सेशन को यहाँ पर विराम देते हैं। हम लोग 5 बजे आप सबसे मिलेंगे। 5 बजे का जो लिंक के जो लिंक है वो मिस्टर अमित बेरा आपको शेयर कर देंगे। 5 बजे आप लोग थोड़ा सा ज्वाइन करिएगा, माइक्रोफोन थोड़ा सा म्यूट करके। जो आदमी आज हमारे साथ जुड़ेंगे वो काफी रिनाउंड साइंटिस्ट हैं ग्लोबली, और वो आज आपको डिजीज के बारे में बताएंगे। सिर्फ आपको नहीं, ऐसे बहुत सारे सुनने वाले भी आज जुड़ेंगे, 100 से 200 आदमी के आसपास। तो उस आदमी आप जब बोलेंगे आप अच्छे से सुनिए, फिर उनके सर बोलने के बाद 6 बजे के बाद हम लोग सर्टिफिकेट के सेशन रखेंगे। ठीक है सर? ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।